Hello guys, welcome back to our channel part 1 of Return of the Seo Queen। दोस्तों, स्टोरी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस स्टोरी की सभी घटनाएं काल्पनिक है। चैप्टर 1, मासूम सृष्टि की दर्दनाक मौत। एक बंद कमरा जहां चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ है और उसे कमरे में किसी के रोने और सिसकने की आवाज़ आ रही है। ये कमरा काफ़ी डार्क है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई लड़की वहां पर रो रही है। प्लीज़, मुझे कोई बाहर निकालो, प्लीज़। अंधेरे में बार बार यही आवाज़ आ रही है। कुछ पलों बाद उस कमरे का लोहे का बना सख्त डोर खुलता है। बाहर से घनी रोशनी रूम के अंदर आती है। रोशनी की किरणें कोने में बैठी हुई लड़की पर जाती है। लड़की अपना चेहरा घुटने में छिपाकर बैठी हुई है। लड़की ने रोशनी की किरणें गिरने पर अपनी गर्दन उठकर ऊपर की तरफ देखा। लड़की करीब 20 साल की है, जो दिखने में काफ़ी खूबसूरत है। उसके चेहरे पर जगह जगह पर चोट के निशान हैं और उनमें से खून आ रहा है। लड़की बहुत मासूम, बहुत प्यारी लग रही है, लेकिन उसकी आंखों में आंसू भरे हुए हैं। वो इतनी प्यारी थी कि उसके इस हाल में भी वो बिल्ली या खरगोश के बच्चे की तरह लग रही थी। रोने की वजह से उसकी आंखें सोचकर मोटी हो चुकी है। लड़की की आंखों पर बाहर से आने वाली रोशनी गिर रही थी। लड़की सामने की तरफ नहीं देख पा रही थी। उसने तुरंत ही अपनी आंखों के सामने अपना हाथ कर लिया और बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोलकर दरवाजे की तरफ देखने लगी। किसी के जूते की आवाज़ें बाहर से अंदर की तरफ आ रही थी। लड़की ने डरते हुए अपने घुटनों को मोड़ लिया। लड़की में इस वक्त घुटने से ऊपर तक कपड़े पहने हुए थे। वो दिखने में किसी बेहद रईस खानदान की लग रही थी। तभी बाहर से किसी की लंबी सी परछाई लड़की के ऊपर पड़ती है। लड़की ने अपने चेहरे के आगे से अपना हाथ हटा लिया और सामने की तरफ देखने लगी। ये परछाई किसी आदमी की थी। लड़की ने जब सामने की तरफ देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसकी आंखें फैल गई थी। रणवीर भैया, वो लड़की चौंक कर बोली। तभी सामने खड़ा शख्स, जो बेहद भयानक तरीके से एक तिरछी मुस्कुराहट के साथ उस लड़की को देख रहा था। इस शख्स का नाम रणवीर था, जो उस लड़की का भाई था। रणवीर ने अपनी पेंट की जेब में अपने दोनों हाथ डाले हुए थे। क्यों मेरी प्यारी बहन सृष्टि, तुम्हें पूरे 1 महीने बाद अपने भाई को देखकर अच्छा नहीं लगा? रणवीर ने सृष्टि को देखते हुए कहा। सृष्टि अपने भाई को अपने सामने देखकर हैरान थी। सृष्टि को करीब 1 महीने पहले यह बात पता चली थी कि उसके भाई का एक्सीडेंट हो चुका है और उसका भाई अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन रणवीर तो उसके सामने जिंदा खड़ा था। सृष्टि को इस वक्त कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मासूम और भोली भाली सृष्टि अपने भाई को देखते ही जा रही थी। रणवीर उसके पास आया और उसके चेहरे को अपने पैर में पहने हुए जूते से उठाकर अपनी तरफ करते हुए बोला, मैं जिंदा हूँ। मैं पिछले 1 महीने से तुम्हें इस हालत में देखने के लिए ये सब नाटक कर रहा था, लेकिन आज तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लग रहा है मेरी प्यारी बहन। यही तो मैं चाहता था कि तुम मेरे सामने ऐसी हालत में रहो। सृष्टि को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और उसकी आंखें आंसुओं से भीग गई थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहकर गिर रहे थे। भैया, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? आपने मेरे साथ धोखा क्यों किया? सृष्टि अपने भाई को देखते हुए रोते हुए बोलती है। रणवीर ने गुस्से से उसकी गर्दन पकड़कर उसे वहां से खड़ा किया। इस वक्त सृष्टि को किसी जानवर की तरह बेड़ियों से बांधा हुआ था। उसके पूरे शरीर से खून आ रहा था। तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीनने के लिए मेरी सौतेली बहन। डैड ने मरते वक्त सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया, जबकि बड़ा बेटा तो मैं था। लेकिन मेरे हिस्से में तो कुछ भी नहीं आया। तुम्हारी वजह से मुझे अपने ही घर में किसी नौकर की तरह रहना पड़ता था। तुमसे नफरत करता हूं मैं, इसलिए मैंने ये सब किया। रणवीर की आंखों में उसकी बातों में मासूम सृष्टि के लिए बेइंतहा दिखाई दे रही थी। सृष्टि को यकीन नहीं हो रहा था कि उसका भाई ये सब बोल रहा है। उसका भाई का तो उसे कितना प्यार करता था। माँ के मरने के बाद रणवीर ने ही उसे प्यार से रखा था। आज वही भाई उसकी जान का दुश्मन बन चुका था। सृष्टि ने रोते हुए रणवीर की तरफ देखकर कहा, भाई मेरी तो कुछ ही दिन में शादी होने वाली थी। मैं तो वैसे भी चली जाती, फिर सब कुछ आपका ही होता। आप एक बार मुझे बोलकर तो देखते हैं, मैं अपना सब कुछ आपको दे देती। ये कहते हुए सृष्टि का गला भर गया था। उसकी आत्मा जोर जोर से रो रही थी।
उसकी बात सुनकर रणवीर ने उसके गाल पर एक थप्पड़ मार दिया, जिसकी वजह से सृष्टि लखड़ाकर नीचे गिर जाती है और उसके मुंह से खून आने लगता है। कहीं नहीं जाने वाली तू। आर्यन तुमसे शादी नहीं करने वाला है, उसे मिशा से शादी करनी है। तुम्हारी ओवर इमोशनल पर्सनालिटी से वो भी परेशान हो गया है, रणवीर ने उसको देखते हुए कहा। सृष्टि की आंखों में ये सुनकर आंसू आ गए। उसने अपने हाथों को जमीन पर रखकर अपने आप को संभालते हुए रणवीर की तरफ देखा और अपनी गर्दन हिलाते हुए बोली, नहीं भैया, ऐसा नहीं हो सकता, आप ये सब झूठ कह रहे हो, और आप तो मुझे बहुत प्यार करते हो। सृष्टि की बात सुनकर रणवीर जोर जोर से हंसने लगता है। उसने सृष्टि को देखते हुए उसके पास आकर उसके चेहरे को अपने हाथों से पकड़कर दबाते हुए गुस्से से कहा, अच्छा तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है, चलो मैं तुम्हें दिखा ही देता हूँ। सृष्टि उसकी तरफ असमंजस से देख रही थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसका दिल तो अपने भाई का ऐसा रूप देखकर पहले ही रो रहा था और उस पर वो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं देखना चाहती थी जो उसके दिल को चीर कर रख दे। रणवीर सृष्टि से दूर होते हुए उसको देखते हुए अपनी जेब से मोबाइल निकालता है। सृष्टि अपने भाई की तरफ देखती जा रही थी। रणवीर ने अपने मोबाइल पर आर्यन का नंबर डायल किया और उसे वीडियो कॉल किया। करीब 2-3 रिंग के बाद कॉल रिसीव हो गया। सृष्टि के हाथ पैर बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे, उससे बिल्कुल भी हिला नहीं जा रहा था। और माय गॉड, तुम ये सब क्या कर रहे हो आर्यन? मैं तुम्हारी ना होने वाली बीवी को मारने वाला हूं और तुम। रणवीर यह कहते हुए अपनी गर्दन हिला देता है। तभी आर्यन, जो इस वक्त किसी लड़की की गर्दन पर किस कर रहा था, वो अपने चेहरे को लड़की के कंधे पर रखकर मोबाइल की तरफ देखते हुए बोला, अभी तक जिंदा है वो? मुझे लगा तुमने उसका काम खत्म कर दिया होगा रणवीर। रणवीर हंसते हुए सृष्टि की तरफ देखकर आर्यन से बोला, नहीं, इतनी आसानी से नहीं मार सकता इसे सब कुछ पता होना चाहिए ताकि इसकी आत्मा को शांति मिले। व्हाट रबिश, तुम मुझे परेशान करना बंद करो, मैं अभी अपनी बेबी के साथ बिजी हूँ, आर्यन ने गुस्सा करते हुए कहा। ओह, इस वक्त तुम्हारे साथ मिशा है? वाओ, रणवीर ने अपना मुंह खोलकर मुस्कुराते हुए कहा। हेलो रणवीर, मिशा ने पलटकर मोबाइल की तरफ देखकर रणवीर से मुस्कुराकर कहा। हे गॉर्जस, रणवीर उसको देखते हुए बोला। सृष्टि जो ये सब सुन रही थी, उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। सृष्टि का मन इस वक्त जोर जोर से चिल्लाने को कर रहा था। रणवीर ने आर्यन को देखते हुए कहा, तुम्हारी ना होने वाली बीवी तुमसे आखिरी बार बात करना चाहती है आर्यन। इसके करने से पहले एक बार इसे गुड बाय तो कर दो। उद्धरण चिन्ह। आर्यन अपनी आंखों को गोल करते हुए बोला, मुझे उस बेवकूफ़ लड़की का चेहरा नहीं देखना है, मेरी इतनी अच्छी रात खराब हो जाएगी। ये बोलते हुए आर्यन ने मिशा की गर्दन को काट लिया। इधर मिशा भी मदहोश आवाज में बोली, धीरे से करो जान। रणवीर ने यह नज़ारा सृष्टि की आंखों के सामने कर दिया। सृष्टि ने जैसे ही यह सब देखा तो उसकी आंखों में आंसुओं की धार रुकने का नाम नहीं ले रही थी। सृष्टि आर्यन को मिशा की गर्दन पर किस करते हुए देख रही थी। सृष्टि अपनी गर्दन हिलाते हुए ये सब देख रही थी, जैसे कह रही हो कि मत करो मेरे सामने ये सब। रणवीर के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट छाई हुई थी। उसकी सृष्टि के लिए नफरत उसके चेहरे की मुस्कुराहट बनकर सामने आ रही थी जब वो सृष्टि को इस तरह तड़पते हुए देख रहा था। आर्यन की नज़र जब सृष्टि के ऊपर गई तो उसने मोबाइल को वही स्टैंड पर रख दिया और मिशा के लिप्स को कैमरे के सामने करके उसे बेइंतहा काटने और चूमने लगा। मिशा भी मोबाइल की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर आर्यन का साथ दे रही थी। दोनों बिना कपड़ों की दूसरे में लिपटे हुए थे। भोली सी मासूम सृष्टि यह सब देखकर सहन नहीं कर पा रही थी। उसने अपनी आंखों को कसकर बंद कर लिया और अपने कानों पर अपने हाथ रखकर जोर जोर से चिल्लाने लगी, बंद करिए भैया, बंद करिए, मैं नहीं देख पाऊंगी यह सब। रणवीर ने कॉल काट दिया और मोबाइल को वापस अपनी जेब में रखते हुए सृष्टि को डेविल स्माइल के साथ देखने लगता है। वो इस वक्त जिस बेशर्मी के मुस्कुरा रहा था वही उसकी असलियत थी। रणवीर ने सृष्टि को देखते हुए कहा, ये सब तो बंद कर दिया है मैंने मेरी प्यारी बहन, लेकिन तुम्हें दुख तो बहुत हो रहा होगा अपनी मोहब्बत को किसी और के साथ सोते हुए देखकर। वैसे एक बात बताऊं,
सृष्टि अपने घुटने को मोड़कर अपने दोनों हाथों को उसके ऊपर रखकर अपनी गर्दन नीचे करके रोए जा रही थी और रणवीर की बातें सुन रही थी। आर्यन को अपने सामने ये सब करते हुए देखकर सृष्टि का दिमाग फटने को हो रहा था। उसके हाथ पैर सूने पड़ रहे थे। रणवीर वही दीवार के सहारे खड़े होकर सृष्टि को देखते हुए मुस्कुराकर बोलता है, आर्यन तुमसे प्यार नहीं करता था, बल्कि मैं ही उसे तुम्हारे पास लेकर आया था। आर्यन मेरा सबसे अच्छा दोस्त है और मुझे पता था कि वो बहुत बड़ा प्लेबॉय है, इसलिए मैंने उसे तुम्हारे पास भेजा। मुझे लगा था कि यह तुम्हें अपना बना लेगा, पर तुम तो किसी को अपने करीब ही नहीं आने दे रही थी और तुमने आर्यन को भी अपने करीब नहीं आने दिया। उद्धरण चिन्ह। सृष्टि अपनी आंखें बड़ी करके दंग होकर यह सब सुन रही थी। रणवीर इतना बुरा हो सकता है, सृष्टि ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। सृष्टि इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार अपने भाई से ही तो करती थी। रणवीर सृष्टि को देखते हुए बेशर्मी से मुस्कुराकर आगे बोला, लेकिन मैं जानता था कि तुम आर्यन से बहुत प्यार करने लगी हो, इसलिए मैंने आर्यन का सहारा लेकर तुमसे सब कुछ अपने नाम करवा लिया। आर्यन को मिशा बहुत पसंद थी, पर वो मेरी गर्लफ्रेंड थी, पर क्या करूं, मुझे उससे कोई प्यार नहीं था। मेरे लिए पैसा सबसे जरूरी था, इसलिए मैंने मिशा को आर्यन के साथ सेट कर दिया। वैसे तो मिशा भी बहुत तेज है, मुझसे ब्रेकअप होते ही वो मेरी आंखों के सामने उसके साथ नए रिश्ते में बंध गई थी। अब उनको सब कुछ पता है और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश है। तुमने उनकी खुशी अभी अभी देखी होगी। उद्धरण चिन्ह। सृष्टि को बेहिसाब रोना आ रहा था। सृष्टि रणवीर के कुछ नहीं बोल पा रही थी। क्या हुआ मेरी प्यारी बहन? मेरी बातें सुनकर तुम्हें झटका लगा? मैं तो हमेशा से ही ऐसा ही हो, लेकिन मुझे अच्छा बनने का नाटक करना पड़ा। सच बताऊं, सिर्फ मैं ही नहीं, आर्यन ने भी तुम्हारे साथ यही नाटक किया है और मिशा ने भी। रणवीर जोर जोर से हंसकर सृष्टि को देखने लगता है, जैसे सृष्टि का मजाक बना रहा हो। सृष्टि किसी पत्थर की तरह रणवीर को देख रही थी। सृष्टि इतने सुंदर मन की लड़की थी, उसने कभी भी अपने और पराया में फर्क नहीं किया, उसने कभी सगा या सौतेले का बोध नहीं किया। उसने कभी पैसे को भी इतनी अहमियत नहीं दी, उसे तो सिर्फ प्यार ही जीत सकता था। वो सभी में प्यार बांटती थी, सभी के साथ अच्छे से बात करती थी, सभी के साथ बहुत अच्छा से रहती थी। सृष्टि ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसके साथ उसके भैया ऐसा करेंगे। रणवीर ने सृष्टि को देखा और उसकी गर्दन पकड़कर उसके चेहरे को अपनी तरफ करते हुए बोला, मैंने और भी बहुत कुछ किया है तुम्हें मारने के लिए, लेकिन कभी सफल नहीं हुआ, लेकिन आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। सृष्टि रणवीर की बात सुनकर अंदर तक डर जाती है। उसने रणवीर के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, मुझे छोड़ दीजिए भैया, मैं कभी आपको दोबारा परेशान नहीं करूंगी। आपको जो कुछ भी चाहिए आप ले लीजिए, लेकिन मुझे मत मारिए। रणवीर ने उसको देखते हुए कहा, आखिर तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगा? तुम्हारे लिए तो मैं एक बेहतरीन सरप्राइज गिफ्ट तैयार किया है मेरी बहन। तुम ऐसे ही मर जाओगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हारी यह खूबसूरती किसी के तो काम आनी चाहिए। सृष्टि अपने भाई के मुंह से यह बात सुनकर हैरान होकर उसको देखने लगती है। सृष्टि को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, तभी रणवीर ने किसी को आवाज लगाई, अंदर आ जाओ। सृष्टि की नज़रें दरवाजे की तरफ चली गई, जहां से दो अच्छी खासी बॉडी वाले लड़के अंदर आते हैं। ये कोई और नहीं बल्कि रणवीर के ही दोस्त थे। सृष्टि इन दोनों को जानती थी। जब सृष्टि ने रणवीर के दोस्तों को देखा तो कभी उनके चेहरे को देखने लगी और कभी रणवीर के चेहरे को। अक्षय और विक्की, तुम दोनों की ख्वाहिश थी ना मेरी प्यारी बहन के साथ कुछ पल बिताने की? रणवीर ने बेशर्मी से उन दोनों को देखते हुए कहा। अक्षय और विक्की भी हवस भरी नजरों से सृष्टि के पूरे बदन को देख रहे थे। अक्षय और विक्की की ललचाई हुई नजरें जब सृष्टि के बदन पर चल रही थी तब सृष्टि को बहुत ही गंदा लग रहा था। उसने रणवीर की तरफ देखते हुए उसके पैर पकड़ लिया और बोली, भैया ऐसा मत करो। मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं आपसे बहुत दूर चली जाऊंगी, लेकिन मेरे साथ यह सब मत करो। रणवीर ने सृष्टि के गाल पर उल्टे हाथ से थप्पड़ मार दिया और उसे अपने आप से दूर कर दिया। सृष्टि का सिर दीवार से लग जाता है। बहुत बोलती है ना तू, लेकिन अब नहीं बोल पाएगी। रणवीर ने ये कहते हुए अक्षय और विक्की की तरफ देखा। रणवीर उन दोनों को देखते हुए बोलता है, इस चिड़िया को तब तक मसलते रहो जब तक कि इसकी जान ना निकल जाए।
मिटा लो अपनी भूख, लेकिन ये जिंदा नहीं बचनी चाहिए। रणवीर यह बोलते हुए सृष्टि की तरफ देखने लगता है। सृष्टि ने दोबारा उसके पैर पकड़ लिया और रोते हुए बोली, नहीं भैया, ये सब मत करो, प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दो। सृष्टि जोर जोर से रो रही थी, लेकिन उसके भाई के ऊपर उसके रोने का कोई भी असर नहीं हो रहा था। रणबीर इस वक्त एक हैवान बन गया था, एक ऐसा हवन जो अपनी सौतेली बहन को अपना दुश्मन मान रहा था। सृष्टि का रो रोकर बुरा हाल हो गया था। उसने रणवीर के सामने गिड़गिड़ाया, उसके सामने अपनी नाक रखड़ी, लेकिन रणवीर को उसके ऐसा करने पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा, बल्कि उसे तो सृष्टि को ऐसे देखकर हंसी आ रही थी। उसने सृष्टि को लात मारते हुए अपने आप से दूर किया। ज्यादा नाटक दिखाने की जरूरत नहीं है, मरना तो तुझे हर हाल में होगा। मेरे दोस्तों की तुझ पर काफी दिन से नजर थी, अब तुझे मरते हुए उनकी इच्छा भी पूरी करनी होगी। रणवीर ने तिरछा मुस्कुराकर उसको देखते हुए कहा। सृष्टि का सिर दीवार से लगने की वजह से उसे चक्कर आ रहे थे। उसने अपना सिर पकड़ लिया। रणवीर ने अक्षय और विक्की की तरफ देखा और सृष्टि की तरफ इशारा किया। अक्षय और विक्की तो वैसे भी सृष्टि की खूबसूरती के दीवाने थे। उनकी नज़रें किसी कुत्ते की तरह ललचाई हुई सी सृष्टि को देख रही थी। सृष्टि ने जब उन दोनों को देखा तो अपनी गर्दन हिला दी। रणवीर वहां से जाने के लिए जैसे ही कदम बढ़ाता है, तभी सृष्टि ने तुरंत ही उसकी कमर को अपने दोनों हाथ से पकड़ लिया। सृष्टि को पता था कि रणबीर हमेशा अपने साथ गन रखता था और यह गन वो अपनी पीठ पर दबाकर रखता था। सृष्टि ने बिना कोई वक्त गवाए गन निकाली और अपने सिर पर तान ली। ये देखकर अक्षय और विक्की की आंखें बड़ी हो गई। रणबीर भी गुस्से से उसके हाथ से अपनी बंदूक छीनने की कोशिश करता है। भैया, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप मेरे साथ यह सब करोगे। मैं जा रही हूँ हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से। सृष्टि ने ये कहते हुए अगले ही पल ट्रिगर दबाकर अपने आप को शूट कर लिया। अक्षय, विक्की और रणवीर तीनों की आंखें बड़ी हो जाती है। सृष्टि के सिर के आर पार बुलेट चली गई थी और अगले ही पल सृष्टि बेसुध फ्लो पर गिर गई। पूरे फ्लो पर खून ही खून फैल गया था। कहानी जारी है। क्या सृष्टि की कहानी खत्म हो चुकी है? क्या सृष्टि दोबारा अपना बदला लेने के लिए आएगी? रणवीर ने सृष्टि के साथ जो किया उसकी सजा रणवीर को मिल पाएगी। उद्धरण चिन्ह। चैप्टर 2, अनजान के बिस्तर पर सृष्टि। रिबर्थ। रात का वक्त, अहमदाबाद गुजरात। नाइट क्लब। गुजरात को आखिर कौन नहीं जानता होगा, यहाँ से तो हमारे देश के बड़े बड़े लोगों का संबंध है। ये शहर बहुत खूबसूरत है और यहाँ पर रहने वाले लोग उससे भी ज़्यादा अच्छे दिल वाले हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे अच्छा भी कोई है और यह है सृष्टि। लेकिन इस अंधेरी रात में मासूम सृष्टि ने क्लब में आकर कितनी बड़ी गलती की है उसे भी नहीं पता था। यहाँ पर सृष्टि अपनी मर्जी से नहीं आई थी, बल्कि उसे जबरदस्ती लाया गया था। एक अनजान रूम। नाइट क्लब बेहद शानदार था और यहाँ पर इतने ही आलीशान रहने की सुविधा भी थी। सृष्टि की आंख अचानक खुली। उसने जैसे ही आंख खोली तो उसने अपने सामने एक अनजान शख्स को देखा। ये शख्स कौन है ये शायद सृष्टि पहले नहीं जानती थी, लेकिन उसने इस बार जैसे ही आंख खुली तो वो हैरान हो गई। सृष्टि ने पहले अपने सामने देखा और फिर अपने आसपास देखने लगती है। मैं यहाँ कैसे? मेरी तो डेथ हो गई थी। क्या ये सब सपना है? लेकिन मैं तो 12 महीने पहले आ चुकी हूँ। ये तो वही दिन है जब मैंने बहुत सारी शराब की थी और मैं किसी अनजान कमरे में बंद हो गई थी, फिर मैं यहाँ से बचकर निकली थी। सृष्टि बार बार यह सब बोल रही थी और हैरान होकर अपने सामने देख रही थी। उसके ऊपर एक बिना कपड़ों का शख्स था, यहाँ तक कि सृष्टि के कपड़े भी उसके बदन से आधे निकल चुके थे और आधे भी किसी भी वक्त खींचकर निकाले जा सकते थे। वो शख्स सृष्टि के पूरे बदन को गौर से देख रहा था। उसकी आंखों में एक जुनून फैला हुआ था। वो सृष्टि के होंठों को अगले ही पल अपने होठों की कैद में भर लेता है। सृष्टि को कुछ समझ नहीं आ रहा था, बल्कि आज की आंखें बड़ी हो गई थी। उसने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी को किस किया था और वो शख्स सृष्टि के होंठों को बड़े ही प्यार से चूम रहा था। कुछ देर बाद उस शख्स ने सृष्टि के होठों को काटना भी शुरू कर दिया और फिर जब सृष्टि की सांस फूलने लगे तब उसने सृष्टि की गर्दन को चूमना शुरू कर दिया था। वो शख्स सृष्टि को शिद्दत ले चूम रहा था और सृष्टि से भरपूर प्यार कर रहा था।
तभी सृष्टि ने अपना हाथ बढ़ाकर वही टेबल पर रखे हुए एक वाश को उठाया और अगले ही पल उस शख्स के सिर पर मार दिया। उसने ऐसा करने पर वो शख्स अपने सिर को पकड़ लेता है। सृष्टि ने उस शख्स को एक तरफ धक्का मारकर उसे अपने आप से दूर कर दिया। सृष्टि ने तुरंत अपने कपड़ों को ठीक किया और वहां से टेबल पर रखा हुआ अपना मोबाइल उठाकर एक नज़र उस शख्स को देखती है। वही वो शख्स भी सृष्टि को घूर रहा था। कहने में कोई शक नहीं था कि वो लड़का काफी हैंडसम और दिलकश था, पर मासूम सृष्टि जो अभी अभी एक भयानक भविष्य से वापस लौट कर आई थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो वक्त में वापस पीछे कैसे आ गई थी। उस शख्स के माथे से खून बह रहा था। सृष्टि को ये देखकर घबराहट होने लगती है और उस पर वो शख्स जिस तरह सृष्टि को देख रहा था, सृष्टि उसके देखने से डर रही थी। वो भागकर वहां से बाहर निकल जाती है। वो डर से कांप रही थी। उसने यहाँ वहां नजर घुमाई। वो एक अनजान होटल में थी, मगर उसे याद था ये होटल वही था जहां पर उसे रणवीर और आर्यन लेकर आए थे और उसे जबरदस्ती नशे में किसी कमरे में बंद करके चले गए थे। अगले दिन वो किसी अनजान की बाहों में थी और वो अनजान शख्स कोई और नहीं बल्कि प्रलय सिंह राजयादा था। एक खतरनाक और बेरहम बिजनेसमैन जो एकदम साइको था और किसी की नहीं सुनता था। जब खामोशी उसकी बाहों में थी तो उसने उसके साथ जबरदस्ती रात मनाई थी, लेकिन वो इतना भी जानती थी कि प्रलय सिंह रायजादा भी उस रात नशे में था। सृष्टि दौड़ती भागती वहां से बाहर निकलती है। नाइट क्लब में भी काफी ज्यादा उथल पुथल मच गई थी। बॉडीगार्ड्स की एक टीम अंदर उसी रूम की तरफ भाग रही थी जहां पर से अभी कुछ देर पहले सृष्टि बाहर निकली थी। सृष्टि सीढ़ियों के पास छिपकर यह सब देख रही थी। वो जानती थी कि यह सभी प्रलय के ही बॉडीगार्ड्स थे। सृष्टि के साथ पिछली बार इन सभी ने कितना बुरा सलूक किया था, उसे कितना परेशान किया था। सृष्टि को भविष्य की सारी बातें याद थी और इस बार वो अपने आप को किसी भी मुसीबत में नहीं पने देना चाहती थी, इसलिए वो सभी से बचकर होटल से बाहर निकली। उसे याद था कि वो अपनी कार को पार्किंग एरिया में पार्क करके आई थी, तो उसने अपनी कार की चाबी को अपने अपने गले की चैन से निकाला। वो अक्सर अपनी कार की चाबी गले के चैन में ही डालकर रखती थी। सृष्टि ने कार स्टार्ट की और वहां से बाहर की तरफ निकल गई। वो अभी सभी कुछ समझना चाहती थी। सृष्टि अपनी कार को समुद्र के किनारे पर आकर सृष्टि ने अपनी कार रोकी और उसमें से बाहर निकली। वो अपने मोबाइल में टाइम देखती है तो रात के 1 बजे बज रहे थे, पर उसकी आंखें हैरानी के तब फैल गई जब उसने देखा कि वो 6 महीने पीछे आ चुकी है। अभी जून 2024 चल रहा है। सृष्टि ने अपने आप से ही हैरानी के साथ कहा। वो अपनी हथेली को अपने मुंह पर रखकर बोली, पर मैं तो जून 2025 में थी, तो फिर मैं दोबारा जून में कैसे आ गई? क्या यह मेरा पुनर्जन्म है? सृष्टि यह बोलते हुए अपने आप से ही बातें कर रही थी और अपने आप को भी समझाने की कोशिश कर रही थी। उसने अपने हाथ पैरों को दोबारा छुए और अपने सिर को जहां पर उसने गोली मारी थी वहां पर भी हाथ लगाकर देखती है। सृष्टि ने अपने मोबाइल के कमरे में अपनी शक्ल देखी। वो अपने आप को देखकर हैरान हो गई। वो बिल्कुल सही सलामत थी और उसने इस वक्त नई ड्रेस पहन रखा था जो उसने 6 महीने पहले रणवीर और आर्यन के साथ पार्टी में पहना था। सृष्टि वही अपने घुटने मोड़कर बैठ जाती है और आसमान की तरफ देखकर चिल्लाकर बोलती है, थैंक यू भगवान, मुझे ये जन्म दोबारा देने के लिए। मैं वादा करती हूँ मैं अपने हर एक गुनहगार से बदला लेकर रहूंगी। मैं उन सभी को सजा दूंगी जिसकी वजह से मुझे इतना रोना और तड़पना पड़ा था। आई प्रॉमिस। उसकी आवाज़ सुनकर समुद्र की लहरें उफान मारने लगती है। जहां एक तरफ सृष्टि अपनी जिंदगी को दोबारा 12 महीने पीछे पकड़ बहुत खुश थी और अपने साथ हुआ गलत का बदला लेना चाहती थी, वहीं दूसरी तरफ उसे पता नहीं था कि नाइट क्लब में जिस आदमी की कैद से बचकर आई है वो आदमी एक ऐसी बीमारी की तरह है जो उसका पीछा अब कभी नहीं छोड़ने वाला। सिर पर वाश मारने की वजह से प्रलय के सिर से खून बह रहा था। उसने अपने चोट वाली जगह पर हाथ लगाया तो खून उसकी उंगलियों पर भी लग जाता है। उसने अपने हाथ को अपने चेहरे के आगे किया और गुस्से से अपनी उंगलियों को देखने लगा। लिटिल रैबट, तुम्हें पता नहीं है तुमने कितनी बड़ी गलती की है। आई एम नॉट फॉरगिव यू, यू विल पे फॉर दिस। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। जिस प्रलय को देखने तक के लिए लड़कियां पागल हो जाती है, तुमने उसके ऊपर हाथ उठाया। प्रलय अपनी मुट्ठियों को कसकर बंद कर लिया और गुस्से से अपने दांत भींच लिए।
प्रलय के पास खड़ा उसका खास आदमी रोहित प्रलय को देखकर बोला, सर हमने पता लगवाया वो लड़की शहर के बड़े बिजनेसमैन राजवर्धन कश्यप की बेटी है, सृष्टि कश्यप। पहले जो कि अभी आधा नंगा बैठा था, उसने ऊपर कुछ भी नहीं पहना हुआ था और नीचे टॉवल लपेटा हुआ था। जब उसने पहली बार सृष्टि का नाम सुना तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। वो इविल स्माइल के साथ जमीन को देखने लगा। सृष्टि कश्यप, तुम्हें नहीं पता तुमने कितनी बड़ी मुसीबत मोल ली है। एक तो मुझे ड्रग्स देकर यहाँ पर लेकर आई और उसके बाद तुमने मुझ पर हाथ उठाया, मुझे मारा। जिस प्रलय सिंह रायजादा के करीब आने के लिए लड़कियां पागल हो जाती हैं, सुसाइड कर लेती हैं, उस पर तुमने हाथ उठाया। अब तुम देखोगी मेरा गुस्सा, मेरा पागलपन और मेरी क्रूअल्टी। प्रणय ने गुस्से से अपनी मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया। उसके आदमी भी यह सब देखकर डर जाते हैं। तभी प्रलय अपनी चेयर से खड़ा हो गया और गुस्से से रोहित के सामने आकर उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। रोहित ने चुपचाप अपने गाल पर थप्पड़ खा लिया, यहाँ तक कि उसने दोबारा अपनी नज़र उठाकर भी प्रलय की तरफ नहीं देखा। प्रलय रोहित के दूसरे गाल पर भी एक और थप्पड़ मार दिया। रोहित ने अपनी नज़रें नीचे कर ली। बाकी सभी बॉडीगार्ड भी वहां पर चुपचाप खड़े हो ये सब देख रहे थे। रोहित तुम मेरे क्या हो? प्रलय ने विनाश के चेहरे को देखते हुए गुस्से से कहा। सर आपका सेक्रेटरी हूँ, रोहित ने सीधा सा जवाब दिया। जब मुझे किसी ने चोट पहुंचाई तो तुम कहाँ पर थे? तुम सब कहाँ पर थे जब ये लड़की मेरे साथ एक बेड पर आ गई? तुम सब कहाँ पर थे जब मुझे नशे में यहाँ लाया गया? रोहित और बाकी बॉडीगार्ड डर कर अपनी नज़रों को नीचे करके खड़े हो जाते हैं। सभी को पता था कि प्रलय जब गुस्से में होता है तो किसी को नहीं छोड़ता। रोहित अपनी गर्दन झुकाकर प्रलय से बोला, सर माफ़ कर दीजिए, हमें नहीं पता था कि यहाँ पर यह सब हो जाएगा। आप तो यहाँ पर सिर्फ एक मीटिंग के लिए आए थे, लेकिन आपकी जिनके साथ मीटिंग थी वो तो यहाँ पर नहीं आए। प्रलय रोहित की बात सुनकर अपनी मुट्ठियों को कसकर बंद कर लेता है। प्रलय को याद आने लगता है कि वो आर्यन खुराना से मीटिंग के लिए वहां आया था। जाओ और जाकर आर्यन खुराना को पकड़कर अड्डे पर लेकर आओ, प्रलय ने सर्द आवाज में कहा। उसके इतना कहने की देर थी कि उसके सभी आदमी तुरंत अपना काम करने के लिए निकल जाते हैं। रोहित भी वहां से जाने के लिए पलटता है। तभी प्रलय ने रोहित की तरफ देखते हुए कहा, मुझे सृष्टि कश्यप के बारे में सारी जानकारी चाहिए। आखिर उसने प्रलय सिंह रायजादा के साथ बिस्तर शेयर किया है। बिस्तर तक आने वाले हमसफर को बीच रास्ते में छोड़ दूं, वो भी अपना काम अधूरा छोड़ के? ये तो प्रलय की आदत ही नहीं है। रोहित ने प्रलय की बात सुन अपनी गर्दन हिलाए और पेट तक झुककर वहां से बाहर की तरफ निकल गया। प्रलय के चेहरे पर बहुत गुस्सा था और तभी उसकी आंखों के सामने सृष्टि का चेहरा आने लगा। उसने अपना सिर झटक, लेकिन उसके दिमाग से सृष्टि का चेहरा निकल नहीं रहा था। उसने गुस्से से अपना हाथ दीवार पर मारा। तुमने मेरी परमिशन के बगैर मेरे पास अच्छा नहीं किया। मैं उन लड़कियों को अपने मुंह नहीं लगता जो लड़कियां मेरी परमिशन के बगैर मेरे करीब आती है। लिटिल रैबट मैं छोड़ूंगा वही तुम्हें। प्रलय ये कहते हुए अपने दांत पीस लेता है। कहानी जारी है। आखिर क्या करेगा प्रलय सृष्टि के साथ? क्या सृष्टि अपने नए जन्म के बाद अपना बदला ले पाएगी या फिर प्रलय जैसे खूंखार शख्स की हरकतों का शिकार बन जाएगी? क्या प्रलय सृष्टि के साथ हुई नाइंसाफी में उसका साथ देगा या फिर उसका दुश्मन बन जाएगा? चैप्टर 3 प्रलय की बेटी सृष्टि की जिद। रात का वक्त, एक आलीशान अपार्टमेंट जिसकी छत पर एक आदमी खड़ा हुआ था। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि प्रलय सिंह रायजादा था। इस वक्त उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। आंखें आसमान को तक रही थी। काले आसमान पर सिर्फ कुछ तारे दिखाई दे रहे थे। वो इस वक्त जमीन से काफी ऊंचाई पर खड़ा था। तेज हवा चल रही थी और उसके बाल हवा की बहाव से उड़ रहे थे। प्रलय का मोबाइल बजने लगा। प्रलय ने मोबाइल निकालकर अपने काम से लगाया। सर मैं कश्यप विला के बाहर हूँ, क्या करना है उस लड़की के साथ? उसे किडनैप करूं या फिर मार दूं? सामने से रोहित यानी प्रलय के सेक्रेटरी ने कहा। प्रलय बिना किसी भाव के बोला, कुछ भी मत करो, वापस आ जाओ। अपने वहां मौजूद होने के सारे सबूत में मिटा देना। रोहित हैरान हो गया। वो बोला, मगर सर आपने, मैंने जितना कहा है उतना करो। ज़्यादा सवाल जवाब करने की आदत नहीं है मुझे, तुम जानते हो।
प्रलय ने इस बार सख्ती से कहा। उसकी बात सुनकर रोहित बिल्कुल शांत हो जाता है। उसने ठीक है कहा। प्रलय ने कॉल कट कर दिया और आसमान की तरफ कुछ पलों तक देखता रहा। वो शराब के गिलास को अपने होठों से लगता है और एक घुट भरते हुए बोलता है, तुमसे तो मैं खुद आऊंगा मिलने के लिए, बहुत रोशनी है तुम्हारे अंदर। इस रोशनी को मिटा दूंगा। जब भी सृष्टि पर प्रलय आए है तो सृष्टि तहस नहस हो जाती है, तुम्हें भी तहस नहस करना है। 2 दिन बाद कश्यप विला, बेहद शानदार और आलीशान विला जिसे देखते ही आंखें उस पर जम जाए। गार्डन में फूलों की हर तरह की वैरायटी, घास और उस पर कुछ जानवर भी दौड़ रहे थे, जिससे पता चल रहा था कि कश्यप मेंशन में जानवरों को भी पाला जाता है। माली पौधों को पानी दे रहा था। गार्ड्स की एक टीम पूरे विला को घेर कर खड़ी थी। कार का कलेक्शन बता रहा था कि इस घर में रहने वाले सभी सदस्य महंगी गाड़ियों के कितने शौकीन हैं। सृष्टि 2 दिन से इसी विला में अपने रूम में बंद थी। उसने ना तो किसी से बात की थी और ना ही अपने रूम से बिना वजह बाहर आई थी। रणवीर, आर्यन दोनों ही उससे मिलने और उससे बात करने के लिए आए थे, पर वो किसी से भी नहीं मिल रही थी। इस वक्त आर्यन रणवीर के रूम में बेड पर लेटा हुआ था। रणवीर कुछ फाइल्स देख रहा था जो कि कश्यप इंडस्ट्रीज के थे। आर्यन ने अचानक उठकर बैठते हुए रणवीर से कहा, रणवीर तुझे कुछ अजीब नहीं लग रहा? मतलब ये लड़की मेरे बिना एक पल नहीं रह पाती और आज यह मुझसे एक पल मिलना तक नहीं चाह रही। 2 दिन से अपने आप कमरे में बंद करके बैठी है। बेवकूफ़ कही की। उद्धरण चिन्ह। रणवीर अपनी फाइल को देखते हुए वही काउच पर बैठते हुए बोलता है, अच्छा ही है अंदर रहेगी तो अकेली पागल हो जाएगी। बेचारी को झटका लगा होगा, आखिर वो प्रलय सिंह रायजादा के साथ उस रात थी। उद्धरण चिन्ह। आर्यन ने तकिया उठाकर उसे अपने हाथों से दबाकर बोला, लेकिन यार ऐसा कोई प्रूफ मिला है? आई डोंट बिलीव कि यह लड़की इतना सब होने के बाद इतनी शांत होकर बैठ गई है। और प्रलय सिंह रायजादा, उसने भी अभी तक इस लड़की के बारे में कुछ नहीं किया। तुम तो कह रहे थे कि प्रलय को जो भी ड्रग्स वगैरह हमने दी थी उसका इल्जाम सृष्टि पर आएगा। उद्धरण चिन्ह। हाँ मुझे भी यही लग रहा था, लेकिन अभी कुछ समझ नहीं रहा। हो सकता है कि दोनों ने ही उस रात को वन नाइट स्टैंड की तरह लिया हो। रणवीर ने यकायक आर्यन की तरफ देखकर कहा। आर्यन अपनी गर्दन हिलाकर रणवीर को देखकर बोला, लेकिन मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मतलब कुछ अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है। पता नहीं क्यों मन में उथल पुथल मचा हुआ है। कहीं तुम्हारी बहन को बता तो नहीं चल गया कि हमने उसके साथ यह सब किया था? वो कहीं हमसे बदला तो नहीं निकालने वाली है? रणवीर ने मजाकिया अंदाज में आर्यन से कहा, वो बहुत बेवकूफ़ है। अगर ऐसा कुछ उसे पता भी चला तो भी यकीन नहीं करेगी, और यहाँ तक अगर आसमां से उसके भगवान के उतरकर उसे यह कहेंगे कि उसका भाई गलत है तो भी विश्वास नहीं करेगी। पागल है वो, मेरे पीछे सगे भाई से ज़्यादा प्यार करती है मुझे। उद्धरण चिन्ह। आर्यन ने उसकी तरफ देखकर अपनी गर्दन हिलाकर कहा, हाँ वो मेरे ऊपर भी अपनी जान छिकती है, वो कभी भी मेरे खिलाफ नहीं जाएगी। उद्धरण चिन्ह। तो बेफिक्र रहो और देखते जाओ प्रलय सिंह रायजादा कुछ करेगा या नहीं। अगर नहीं करेगा तो सृष्टि को हमारी जिंदगी से निकालने के लिए कोई नया रास्ता देखना पड़ेगा। रणवीर ने बेशर्मी से मुस्कुराकर कहा। आर्यन भी उसे देखकर शैतानी मुस्कुराहट दे देता है। वही इस बात से अनजान कि कोई उन दोनों की बातों को सुन रहा था और उन दोनों की इस गिरी हुई हरकत को देख भी रहा था। वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे। अपने रूम में टीवी के सामने हाथ बांधकर खड़ी सृष्टि टेई मुस्कुराहट के साथ उन दोनों को देख रही थी। उसके चेहरे पर अब मासूमियत नहीं थी, बल्कि उसकी जगह पर एक सख्त और पत्थर दिल लड़की थी। वो लड़की जो अपनों से ही धोखा खाकर वापस लौटी थी। उसे अब अपने जख्मों का हर हिसाब वापस लेना था। उसे अपने आंखों में आए आंसू का हिसाब वापस लेना था। उसके साथ जो उसके भाई और उसके बॉयफ्रेंड ने गलत किया था उसका हिसाब लेना था। सृष्टि रिमोट से टीवी बंद करती है, फिर अपने रूम में ही चक्कर निकलती है। उसका रूम बहुत आलीशान और बड़ा था। पिंक कलर के पर्दे, बड़ी सी टेबल जिस पर कुछ फ्रूट्स रखे हुए थे, सोफा जिस पर एक बुक रखी हुई थी, बड़ा सा बेड जो रूम में बीचों बीच रखा हुआ था। सच कहा जाए तो वो इस बड़े से विला की राजकुमारी थी, जिसके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी और उतनी ही ज़्यादा खूबसूरत भी थी। पतले होंठ, प्यारी छोटी सी नाक, चेहरा बेदाग,
गौरा, कमर तक झुलते उसके रेशमी बाल, अभी वो 19 साल की थी महज। उसकी गहरी काली आंखें जो इतनी गहरी कि अगर कोई उसकी आंखों में देखे तो डूब जाए। उसके लाखों दीवाने थे, लेकिन इतनी सी उम्र में अपने 1 साल आगे के भविष्य को देख चुकी सृष्टि अब पत्थर दिल हो चुकी थी। अब उसके दिल में प्यार जैसे जज्बात नहीं थे, बल्कि उसकी दिल सिर्फ नफरत की आग से जल रहा था। अगर उसे अब इस दुनिया में किसी से प्यार था तो सिर्फ वो उसके डैडी और भगवान से था। सृष्टि ने गुस्से से अपने गले में पहना हुआ महादेव का लॉकेट अपने हाथ में बंद कर लिया। वो रूमने लगी, अपनी माँ की तस्वीर के सामने आई और उस तस्वीर को देखते हुए बोली, माँ, आप चाहती थी मैं हमेशा सभी का ख्याल रखूं, सभी से प्यार करूं, सभी की फिक्र करूं और अपने दिल में सभी के लिए बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आपने देखा ना मेरे साथ क्या हुआ है। 1 साल बाद जो कुछ भी होने वाला है बस अब उसे रोकना चाहती हूं। मैंने हमेशा सभी के लिए किया है। आपने जैसा सिखाया था मैंने सब किया है। आपने हमेशा कहा था कि रणवीर भैया को अपने सगे भाई से बढ़कर मानना, मैंने वो भी किया है। लेकिन रणवीर भैया के मन में मेरे लिए कोई भी बहन वाला प्यार नहीं है माँ। उद्धरण चिन्ह। सृष्टि यह कहते हुए इमोशनल हो जाती है और अपनी आंखों से अपने आंसू साफ करती है। वो अपनी नाक से गहरी सांस लेती है और अपनी गर्दन को हिलाकर बोलती है, नहीं माँ, अब आपकी बेटी कमजोर नहीं बनेगी। मैं अपने साथ में गलत का बदला लूंगी। अगर उस रात मुझे दोबारा जन्म नहीं मिला होता और मैं प्रलय सिंह रायजादा की पकड़ से नहीं भाग होती तो ये लोग आज जश्न मना रहे होते। लेकिन अब मैं इन्हें जश्न मनाने नहीं दूंगी। यह मुझे बर्बाद करना चाहते हैं, अब मैं इन्हें बर्बाद करूंगी। जिन पैसों के लिए इन्होंने मेरे वजूद को, मेरे अस्तित्व को, मेरे आत्मसम्मान को, मेरे स्वाभिमान को कुचलने की कोशिश की है, मेरे जिस्म को दरिद्रों की तरह नोचने की साजिश की है, उस साजिश में अब ये खुद फंसेंगे। बस एक बार डैड को लंदन से वापस आने दो माँ, फिर आपकी बेटी अपनी नई जिंदगी शुरू करेगी। सृष्टि ने ये कहते हुए अपना कपाल तस्वीर से लगा लिया और गहरी सांसें भरने लगी। उसके मन में नफरत की आग भड़क रही थी। चेहरे पर से मासूमियत और चंचलता गायब हो चुकी थी। शायद पहले वाली सृष्टि होती तो अपने भाई और अपने बॉयफ्रेंड के इस रूप को देखकर भी अपने आप को बहलाकर शांत कर लेती, लेकिन ये सृष्टि पहले वाली नहीं थी। सृष्टि का सिर्फ पुनर्जन्म ही नहीं हुआ था बल्कि उसके व्यवहार का भी पुनर्जन्म हुआ था। प्रलय अपने रूम में पुशअप कर रहा था, तभी वहां पर एक छोटी सी बच्ची दौड़कर आती है। वो आते ही प्रलय की पीठ पर चढ़ जाती है। प्रलय अनजान बनकर पुशअप करने लगा। अरे यार, यह भारी सामान कहाँ से आ गया मेरे ऊपर, अब को हिला भी नहीं जा रहा, लगता है कोई हाथी का बच्चा बैठ गया है, प्रलय ने अपने हाथों के बल जोर लगाते हुए कहा। वो ऐसा दिख रहा था जैसे उस छोटी सी डॉल के बैठने से उसका वो हिल भी नहीं पा रहा हो। डैडी, आपने मुझे भाली बोला, आप बहुत बुले हैं, दाऊ मैं बात नहीं करूंगी आप अच्छे। वो डॉल जैसी दिखने वाली बच्ची पहले की पीठ से उठकर अपने हाथ बांधकर 2 कदम आगे चली जाती है, तभी प्रलय मुस्कुराते हुए तुरंत लपक कर उस डॉल को पकड़ लेता है। वो उस प्यारी डॉल को अपनी बाहों में भरते हुए उसे अपनी गोद में बैठाकर उसके गाल पर प्यार से चूमकर बोलता है, अले मेला बच्चा, इतनी जल्दी नाराज हो गया, डैडी से कौन नाराज होता है भला। प्रलय ने बहुत ही प्यार से कहा। हमेशा गुस्से से और अकड़ से भरे रहने वाले प्रलय का ऐसा रूप भी हो सकता है, ये तो किसी ने नहीं सोचा होगा। उसका ये रूप इस घर की 4 दीवारी के अंदर ही बंद था। उसके इस प्यार रूप को किसी ने नहीं देखा था सिवाय उस डॉल के। ये प्यारी बच्ची इतनी प्यारी थी कि उसकी आंखें बिल्कुल किसी डॉल की तरह ही थी। ग्रीन कलर की आंखें 2 प्रलय की आंखों से मैच खाती थी। उसने इस वक्त शरारा पहना हुआ था जो उस पर काफी अच्छा लग रहा था। बाल कमर तक लंबे थे उस बच्ची के और बेहद प्यारी और क्यूट थी। प्रलय ने उस बच्ची के माथे को चूमकर कहा, डैडी से नाराज नहीं होते नियति, आप तो डैडी की जान हो। कहानी जारी है। क्या सृष्टि अपना बदला ले पाएगी? आखिर ऐसा क्या करने वाली है सृष्टि जिसके लिए सृष्टि को अपने डैडी का इंतजार है? क्या प्रलय पहले से ही शादीशुदा है? अगर पहले की पत्नी है तो फिर पहले बाहर दूसरी लड़कियों के साथ रातें क्यों बिताता है? आखिर क्या है प्रलय की जिंदगी का सच? चैप्टर 4, सृष्टि की नई चाल। उद्धरण चिन्ह। अगले दिन अहमदाबाद मैदान। 3 कार जो काफी महंगी और आकर्षक थी।
एक बड़े से मैदान में रुकी हुई थी। कार के बाहर काले कपड़ों में सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े थे, जिनके हाथों में बड़ी बड़ी बंदूकें भी थी। कार के बाहर घुटनों तक छोटी ड्रेस पहने सृष्टि भी खड़ी थी, जिसने अपनी आंखों पर गॉगल्स लगाए हुए थे। वो इस वक्त ऊपर की तरफ देख रही। आसमान से एक बड़ा सा हेलीकॉप्टर नीचे की तरफ उस मैदान में ही उतर रहा था। उस हेलीकॉप्टर में दोनों तरफ गार्ड्स भी खड़े थे, जिनके हाथों में बंदूकें थी। सृष्टि के चेहरे की मुस्कुराहट बढ़ती ही जा रही थी जब उसने उस हेलीकॉप्टर को नीचे की तरफ उतरते हुए देखा। कुछ ही पलों में वो हेलीकॉप्टर जमीन पर लैंड कर चुका था और दोनों गार्ड्स हेलीकॉप्टर से बाहर निकलते हैं। उनके बाहर निकालने के बाद एक उम्रदराज करीब 60 साल का एक आदमी, जिसकी दाढ़ी और सिर के बाल सफ़ेद और चमकदार थे, उसने ब्राउन कलर का बिजनेस सूट पहना हुआ था। ब्लेजर की पॉकेट में सोने का बना हुआ एक क्लच लगा हुआ था, जो कि काफ़ी चमकदार था। आदमी में भी अपनी आंखों पर गॉगल्स लगाए हुए थे। उसके चेहरे पर एक अलग चमक थी, एक एटीट्यूड था और एक रौब दिखाई दे रहा था। वो आदमी जैसे ही सृष्टि को देखता है तो उसके चेहरे पर एक अलग ही खुशी दिखाई देती है। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि सृष्टि के डैड राजवर्धन जी कश्यप थे, जो आज ही लंदन से अपनी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग खत्म करके वापस अहमदाबाद आए गए थे। सृष्टि ने जैसे ही उनको देखा तो उसने अपनी आंखों से गॉगल्स हटा दिए। राजवर्धन की सृष्टि के पास आए और अपनी बाहों को खोलकर सृष्टि को तुरंत अपने गले से लगा लिया। सृष्टि भी उनके सीने से लिपट गई और अपनी आंखें बंद कर ली। मेरा बच्चा, मेरी प्रिंसेस, आप आ गई अपने डैड को लेने। राजवर्धन जी ने सृष्टि के माथे पर अपना हाथ फेरते हुए कहा। हाँ डैड, आप जानते नहीं हैं इस बार मैंने आपको कितना याद किया। सृष्टि राजवर्धन जी के सीने से कसकर लिपट कर बोली। याद तो मैं भी आपको बहुत किया और साथ में मुझे आपकी फिक्र भी हो रही थी प्रिंसेस। ये कहते हुए राजवर्धन जी सृष्टि से अलग हो गए और उसके चेहरे को प्यार से अपने हाथों में थाम लिया। सृष्टि ने जैसे कि उनकी बात सुनी तो उनके चेहरे को एकटक देखने लगी। वो अपने हाथ से अपने गाल पर रखा हुआ उनका एक हाथ पकड़ लेती है। आपके भाई ने हमें बताया कि आप 2 दिन से अपने आप को कमरे में बंद करके बैठी थी, आपने किसी से बात भी नहीं की, आप बाहर भी नहीं आए, ऐसा क्यों मेरा बच्चा? राजवर्धन जी के चेहरे पर सृष्टि को लेकर फिक्र साफ दिखाई दे रही थी। सृष्टि मुस्कुराते हुए राजवर्धन जी के चेहरे की तरफ देखती है। इस वक्त सृष्टि के चेहरे पर कोई भी दूसरा भाव नहीं था। वो मुस्कुराते हुए राजवर्धन जी से बोली, आप चले गए थे ना मीटिंग के लिए, इसलिए मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मैं बहुत उदास हो गई थी और किसी से बात करने का मन नहीं था। राजवर्धन जी मुस्कुराते हुए बोले, मेरा बच्चा, तुम तो हमेशा ऐसा नहीं करती, तुम्हारे लिए तो मुझसे ज़्यादा रणबीर भैया जरूरी होते हैं और तुम उनके साथ बहुत खुश रहती हो, तो फिर इस बार क्या हो गया मेरी प्रिंसेस को जो अपने डैड की इतनी याद आ गई? डैड मेरे लिए आप हमेशा जरूरी थे और जरूरी रहेंगे। सृष्टि यह कहते हुए राजवर्धन जी से लिपट जाती है। राजवर्धन जी पहले तो कुछ पल के लिए हैरान हो जाते हैं, फिर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। उन्होंने सृष्टि को अपने सीने से लगा लिया और उसकी पीठ को थपथपा कर कहा, अभी आपके साथ ही रहेंगे आपके डैड। अब चाहे कुछ भी हो जाए हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। चेहरा का सारा नूर चला गया हमारी प्रिंसेस का। सृष्टि को दोबारा अपने डैड को गले लगाने का मौका मिला था, वरना पिछली बार जब वो भविष्य में थी तब उसे राजवर्धन जी को देखने तक का मौका नहीं मिला था। वो बहुत खुश थी और अपने बदले के लिए तैयार भी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट दिखाई दे रही थी। चलो घर चलते हैं बच्चा, तुम्हारा भाई भी इंतजार कर रहे होंगे। राजवर्धन जी ने सृष्टि को अपने आप से अलग करते हुए कहा। सृष्टि उनके चेहरे को देखकर अपनी गर्दन हिला देती है। दोनों कार में बैठ गए और सिक्योरिटी गार्ड्स भी पीछे वाली गाड़ियों में बैठ जाते हैं। ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करता है। सृष्टि राजवर्धन जी के सीने पर अपना सिर रख लेती है और अपने डैड के पास बैठ जाती है। राजवर्धन जी अपनी मासूम बेटी को देखकर मुस्कुरा देते हैं और उसके माथे को चूम लेते हैं। डैड, आज मैं वो करने जाने वाली हूँ जो शायद किसी ने नहीं सोचा होगा। मैं आपसे बहुत बड़ी चीज़ मांगने वाली हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे मना नहीं करोगे हमेशा की तरह। सृष्टि ने ये कहते हुए अपनी आंखों को कसकर बंद कर लिया।
रणवीर अपने रूम में अपने मखमली मुलायम बेड पर आराम से सो रहा था। रात को उसने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी जिसकी वजह से उसकी नींद अभी तक नहीं खुली थी। वो गहरी नींद में सो रहा था। तभी मोबाइल की आवाज़ से उसकी नींद खुलती है। उसने अपने सिर पर अपना हाथ रख लिया और बड़ी मुश्किल से कराहते हुए अपनी आंखें खोलता है। व्हाट द फू 12 बज रहे हैं। वो तुरंत झटके से अपनी आंखें खोलकर बैठते हुए बोला। उसने अपने आप को देखा, तभी उसकी नज़र बगल में सो रही मिशा पर जाती है जो कि बिना कपड़ों के उसके पास ही सो रही थी। रात में रणवीर मिशा को लेकर देर रात को घर आया था और दोनों ही नशे में होने की वजह से रणवीर के रूम में ही सो गए थे। रणवीर ने जैसे ही निशा को बिना कपड़ों के अपने पास सोया हुआ देखा तो उसने अपनी आंखों को कसकर बंद कर दिया। डैड को लेने भी जाना था पर अभी को काफ़ी लेट हो गया है, वो किसी भी वक्त आ जाएंगे, रणवीर बड़बड़ाया। तभी उसने अपनी आंखें खोलकर देखी और उसकी नज़र जब अपने बगल में गई तो वो चौंक गया। ओ नंबर डैड आने वाले हैं, अगर उन्होंने इसे यहाँ देख लिया तो बिना वजह गुस्सा करेंगे, उसे यहाँ से भगाना होगा, रणवीर ने अपने मुंह पर अपना हाथ रखते हुए कहा। मिशा वाइट कलर का ब्लैंकेट ओढ़कर सुकून के साथ सो रही थी। उठो मिशा, डैड आने वाले हैं, गेट अप, रणवीर ने उसे हिलाते हुए कहा। आने दो ना रणवीर, मैं भी तो ससुर जी से मुलाकात नहीं कर पाई हूँ काफ़ी दिन से, आज कर लूँगी, मिशा नींद में अपनी आंखें बंद करके मुस्कुराते हुए बोली। तभी रणवीर ने गुस्से से वहां रखा हुआ पानी का जग उसके मुंह पर डाल दिया, जिस पर मिशा हड़बड़ा गई और गुस्से से ब्लैंकेट पकड़कर बैठते हुए बोली, आर यू मैड रणवीर? पागल हो गए हो क्या तुम? क्या कर रहे हो यह? रणवीर उसका ब्लैंकेट खींचकर अपने नीचे लपेट लेता है। मिशा इस वक्त बिना कपड़ों के उसके सामने बैठी हुई थी। उसने अपने आप को अपने हाथों से ढक लिया। रणवीर ने बेशर्मी से उसे देखते हुए कहा, इसमें ढकने की क्या ज़रूरत है, मैं ये सब तो देख ही चुका हूँ, और एक बार नहीं हजारों दफ़ा। साइको, मिशा बड़बड़ाए, कुछ भी कहो, अभी तुम यहाँ से जाओ, क्योंकि डैड आने वाले हैं और उन्होंने तुम्हें यहाँ पर देख लिया तो बवाल हो जाएगा, वो तुम्हें और आर्यन को पसंद नहीं करते हैं, रणवीर अपने कपड़े लेते हुए बोला। रणवीर अभी 2 कदम आगे चला कि तभी उसके पैरों के नीचे मिशा की इनरविया आ गई। वो उसे उठाकर अपने नाक के पास लाकर कुत्तों की तरह सूंघता है, फिर मिशा के मुंह पर फेंककर बोला, डॉक्टर को दिखाओ एक बार अपने पर्सनल पार्ट्स। कभी कभी बेहद स्मेल आती है तुम्हारे इन कपड़ों से। ये बोलते हुए रणवीर वॉशरूम की तरफ चला गया। मिशा अपने कपड़ों को कैच कर लेती है और दांत पीसते हुए बोलती है, ब्लडी बैस्टर्ड। उद्धरण चिन्ह। मिशा ने कपड़े पहने फिर गुस्से से अपने पैर पटकते हुए दरवाजा खोलती है। तभी रणवीर वहां पर आया और उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचते हुए उसको देखते हुए बोला, जाने से पहले एक लिप किस तो बनता है मेरी जान। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए रणवीर के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ जाती है। मिशा गुस्से में अपना मुंह दूसरी तरफ घुमाकर बोली, तुम्हें तो स्मेल आती है ना, तो फिर मेरे पास क्यों आ रहे हो? तुम्हारा यह मखमली बदन है ही इतना हसीन कि तुमसे दूर रहना भी मेरे बस में नहीं है, रणवीर मिशा के बदन पर अपनी उंगलियां चलते हुए बोला। मिशा अपनी तारीफ सुनने के बाद बिल्कुल पागल हो जाती थी और रणवीर को यह बात अच्छी तरह पता थी। मिशा मुस्कुराते हुए रणवीर की तरफ देखती है और उसके सीने पर अपनी मुट्ठी से मारते हुए बोलती है, जब इतना प्यार करते हो तो फिर हर बात मुझे इंसल्ट क्यों करते हो? उद्धरण चिन्ह। ये भी मेरा प्यार ही है मेरी जान। रणवीर ने ये कहते हुए मिशा की गर्दन को पीछे से पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींचकर उसके होठों को अपने होठों की कैद में भर लिया। दोनों एक दूसरे के होंठों को शिद्दत से चूम रहे थे। वहां सर्वेंट भी काम कर रहे थे लेकिन उन्हें ऐसे देखकर सर्वेंट्स ने अपनी नज़रें दूसरी तरफ कर ली। घर के सर्वेंट्स के लिए यह कोई नई बात नहीं थी। वो लोग तो ये सब देखते ही रहते थे। मिशा और रणवीर एक दूसरे के होठों को काटने और चुमने में इतने बिजी हो गए कि उनको किसी और बात की खबर ही नहीं रही। तभी पूरे घर में एक तेज और कड़क आवाज गूंजती है, रणवीर। उद्धरण चिन्ह। बने रहिए अगले एपिसोड में। आखिर किसकी है यह आवाज? क्या करने वाली है सृष्टि? कैसे लेगी सृष्टि अपना बदला? क्या रणवीर सृष्टि का बदला रूप समझ पाएगा? चैप्टर 5, मैं तुम्हें डैड की जायदाद नहीं लेने दूंगी।
रणवीर मिशा के होंठों को अपने होंठों में दबाकर उसे बेतहाशा चुम रहा था। तभी वहां पर राजवर्धन जी और सृष्टि आ जाते हैं। राजवर्धन जी ने जब नीचे हॉल में खड़े होकर ये देखा तो उनकी आंखों में गुस्सा भर गया। घर के सभी नौकर भी राजवर्धन की देखकर झुक जाते हैं। सृष्टि ने जब सामने का नजारा देखा तो उसके चेहरे पर एक जीत भरी मुस्कुराहट आ गई। राजवर्धन जी ने रणवीर को देखते हुए गुस्से से कहा, रणवीर। उनके चिल्लाने की आवाज चारों तरफ गूंज जाती है। मिशा हड़बड़ाकर रणवीर के होंठों को छोड़ती है, जिस वजह से रणवीर के होंठों में कट लग जाता है। उसने एक पल के लिए अपनी आंखों को बंद कर लिया। मिशा ने राजवर्धन जी को देखा और रणवीर को देखकर बोली, रणवीर बाद में मिलते हैं, बाय, लव यू। उद्धरण चिन्ह। मिशा इतने कहकर तेज कदमों से वहां से निकल जाती है। मिशा राजवर्धन जी के करीब से होकर सृष्टि के चेहरे को देखती है। सृष्टि मिशा को देखकर पलकें झपका देती है, जिस पर मिशा मुस्कुरा देती है। मिशा को लग रहा था कि सृष्टि राजवर्धन जी के सामने उसकी इमेज को साफ कर देगी। सृष्टि यही तो करती थी, हमेशा अपने भाई और मिशा की साइड लेती थी। कभी अगर राजवर्धन जी रणवीर को गलत काम करते हुए पकड़ भी लेते तो हमेशा सृष्टि बीच में आकर रणवीर को बचा लेती थी। रणवीर और मिशा उसकी इस बात का बहुत फायदा उठाते थे। सृष्टि अच्छी तरह जान गई थी रणवीर उसे मोहरे की तरह इस्तेमाल करता है। राजवर्धन जी गुस्से से तमतमाते हुए रणवीर को देख रहे थे। रणवीर अपने होठों को अपने अंगूठे से साफ करते हुए अपनी नज़रें झुका लेता है और धीरे धीरे स्टेयर्स से उतरकर नीचे आता है। रणवीर ने राजवर्धन जी को देखा। उसने राजवर्धन जी से कहा, डैड, मैं आपको लेने के लिए आने ही वाला। उद्धरण चिन्ह। रणवीर इतना का पता है कि राजवर्धन जी गुस्से से एक जोरदार झापड़ उसके गाल पर रख देते हैं। रणवीर ने अपने गाल पर हाथ रख लिया। उसके चेहरे पर भी गुस्सा आ गया था। वो एक नंबर का बिगड़ेल, सरफिरा और गुस्सैल लड़का था। उसका घमंड, अक्ल और एटीट्यूड सबसे ऊपर थे। राजवर्धन जी के थप्पड़ मारने पर उसे बहुत गुस्सा आया था, यह उसकी शक्ल देखकर ही पता चल रहा था। उसने अपनी मुट्ठियों को कसकर बंद कर लिया था। राजवर्धन जी ने गुस्से से रणवीर को देखते हुए कहा, तुम मुझे लेने दो तब आओगे जब तुम्हारे पास इन सभी बकवास से फुर्सत होगी। मेरे पीठ पीछे तुम ये सब करोगे और मुझे पता नहीं चलेगा। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? मैंने तुम्हें पहले भी कहा था रणवीर, मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा। अगर तुम्हें अय्याशी करनी है तो घर से बाहर जाकर करो और अपने पैरों पर खड़े होकर करो। मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। डैड, आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो मिशा से प्यार करता हूँ, चाहे तो आप सृष्टि से पूछ सकते हैं। रणवीर ने अपनी बात पूरी की तभी राजवर्धन जी सृष्टि को देखते हुए बोले, बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम हमेशा की तरह अपने भाई की ही साइड लेने वाली हो, लेकिन मैं ये तुम्हें साफ कर देता हूँ कि तुम अपने भाई के गलत में उसका साथ मत दो। राजवर्धन जी इतना कहकर तेज कदमों से अपने रूम में चले जाते हैं। सृष्टि रणवीर की तरफ मासूमियत के साथ देखी है। उसकी मासूमियत को देखकर रणवीर सृष्टि के पास आता है और उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहता है, कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ कि डैड हमेशा से ऐसे ही है। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है सृष्टि। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे नाराज होऊंगा? सृष्टि अपनी नज़रें झुकाकर रणवीर से कहती है, सॉरी भाई, मैं आपकी मदद नहीं कर पाए। मुझे नहीं पता था कि आप ये सब। रणवीर बोलता है, इसमें इतना शर्माने वाली बात नहीं है। तुम तो जानती हो मैं मिशा से प्यार करता हूँ और जिससे प्यार करते हैं उनके बीच में ये सब होना नॉर्मल है। डैड तो अपनी पुरानी सोच की वजह से हमेशा भगते रहते हैं। रणवीर की बात सुनकर सृष्टि को बहुत गुस्सा आता है। उसने एक बार रणवीर के चेहरे को घूर कर देखा, लेकिन उसने जाहिर नहीं किया। वो मन ही मन बोली, पुरानी सोच उनकी नहीं है, कैरेक्टर तो तुम्हारा खराब है रणवीर कश्यप। रणवीर ने सृष्टि के माथे पर हाथ फेर कर प्यार से कहा, अब तुम भी आर्यन के साथ इतनी फ्रैंक होना सीख जाओ। वो हमेशा मेरे साथ शिकायत करता रहता है कि तुम अभी तक उसके काबिल नहीं बन पाई हो। आखिर तुम्हारी एंगेजमेंट हो चुकी है, तुम दोनों एक साथ तो जिंदगी बिताने वाले हो। भाई, सृष्टि यह सब सुन नहीं पा रही थी, उसने बीच में ही रणवीर को टोक दिया। रणवीर आगे कुछ नहीं बोला। सृष्टि वहां से राजवर्धन जी के रूम की तरफ चली जाती है। सृष्टि के जाने के बाद रणवीर के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है। उसने मन ही मन अपने आप से कहा, मेरी प्यारी बहन,
तुमसे तो मैं वो करवा कर रहूंगा जो मैं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से आर्यन के साथ शादी से पहले सुहागरात मना लो ताकि तुम्हें डैड की प्रॉपर्टी से बेदखल करने का मुझे मौका मिल जाए। रणवीर के चेहरे पर यह कहते हुए शातिर मुस्कुराहट आ जाती है। तभी उसका मोबाइल बजने लगता है। उसने अपने रूम की तरफ देखा। उसका मोबाइल रूम में ही था, मगर उसके मोबाइल की रिंग की आवाज़ नीचे तक आ रही थी। वो तेज कदमों से अपने रूम की तरफ जाता है। उसने बेड पर रखे हुए अपने मोबाइल को उठाया और मोबाइल देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो कॉल रिसीव करके बोला, हाँ बोलो आर्यन। उद्धरण चिन्ह। आ गया वो बुढ़ा। सामने से आर्यन की आवाज़ आई। उसकी आवाज़ से ऐसा लग रहा था जैसे उसने ड्रिंक की हुई है और नशे में बोल रहा है। मेरे डैड है वो, तमीज से बोल उनको, रणवीर ने कहा, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। आर्यन बोला, ज्यादा नाटक मत कर, मुझे पता है तू कितना ज्यादा उसको अपना बाप मानता है। तुझे बस उसकी प्रॉपर्टी से मतलब है और भले ही तेरी रगों में उसका खून दौड़ता है, लेकिन फिर भी मैं जानता हूँ तेरे लिए बाप बड़ा नहीं है, बस उसका रूपा बड़ा है। रणवीर ने हंसते हुए बेड पर बैठकर अपना एक पर अपने दूसरे पर के ऊपर रख लिया और अपना बायां हाथ पीछे सहारा देखकर सीलिंग की तरफ देखते हुए आर्यन से बोला, हाँ सही कहा, मैं तो अपनी बात पूरी कर रहा था। तमीज से बोल, लेकिन तू उसे साइको बुढ़ा बोल सकता है। ये हुई ना बात। आर्यन भी बेशर्मी से हंसने लगा। रणवीर इस वक्त सीरियस हो जाता है। उसने आर्यन से कहा, आज उसने मुझे थप्पड़ मारा है, मैं इस थप्पड़ का बदला जल्दी ही लूंगा। क्यों, क्या हो गया? तुझे थप्पड़ क्यों मारा? उद्धरण चिन्ह। वो उसे लगता है कि मैं उसके नाम को खराब कर रहा हूँ। मैं तो मिशा को किस कर रहा था और इस वक्त वो साइको बूढ़ा घर पर आ गया और उसने मुझे ये सब करते हुए देख लिया। रणवीर ने ये कहते हुए सारी बात बताई। आर्यन रणवीर की बात सुनकर हंसते हुए बोला, टेक इट नॉर्मल यार। वैसे भी तेरे बाप ने तुझे इतनी बार थप्पड़ मारा है, तुझे आज तक तो इतना फर्क नहीं पड़ा। मुझे फ़र्क पड़ता है, लेकिन मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि वो जल्दी ही अपनी सारी कंपनी मेरे नाम कर दे और फिर मैं उसे उसकी जगह बताऊंगा, रणवीर बोला। उसकी बात सुनकर आर्यन ने अपना हंसना कंट्रोल किया और सीरियस होकर बोलता है, लेकिन यार अगर उसने तेरे नाम पर यह प्रॉपर्टी नहीं की तो? अगर उसने सृष्टि के नाम पर यह सब कर दिया तो? वैसे भी तुझे ये सब हरकतें करते हुए देखा है उसने। उसे बुढ़े के मन में तेरे लिए गुस्सा आ गया तो? रणवीर ने हंसते हुए कहा, वो मुझ पर गुस्सा करके भी कुछ नहीं कर सकता। मैं उसका इकलौता बेटा हूं और मैं जानता हूं कि वो सब कुछ मेरे नाम ही करेगा। आर्यन सोच में पड़ गया, पर वो जानता था कि रणवीर भी उतना ही कमीना है जितना कि वो खुद है। वो जानता था कि अगर राजवर्धन जी ने अपनी प्रॉपर्टी सृष्टि के नाम पर कर भी दी तो रणवीर सृष्टि से सब कुछ अपने नाम करवा ही लेगा। तभी रणवीर बोलता है, ये सब छोड़, मुझे एक बात बतानी थी। हाँ बोल, आर्यन बेपरवाही से बोला। प्रलय सिंह रायजादा ने मुझे कॉल किया था, रणवीर बोला। क्यों, कहीं उसे पता तो नहीं चल गया कि सृष्टि को उसके बिस्तर पर हमने ही सुलाया था और उसके ड्रिंक में दवा हमने मिलाई थी? ऐसा मत बोल, और ऐसा कभी होगा भी नहीं, क्योंकि उसे कुछ भी पता नहीं चलेगा। उसने तो मुझे इसलिए कॉल किया था क्योंकि वो डैड के साथ कोई नई प्रोजेक्ट पर काम करना चाहता है। आर्यन शॉक्ड होकर बोला, क्या प्रलय सिंह रायजादा ने तुम्हें कॉल करके ये सब कहा? उद्धरण चिन्ह। रणवीर बोला, नहीं, उसके सेक्रेटरी ने पर्सनली कॉल किया था। उद्धरण चिन्ह। आर्यन बोला, तो फिर क्या सोचा है तूने? क्या तुम्हारी कंपनी यह प्रोजेक्ट करेगी? उद्धरण चिन्ह। क्यों नहीं करेगी, तुम तो जानते हो उसके साथ काम करना मतलब अपनी इमेज को सबसे हाइप पर ले जाना, और अगर उसने खुद सामने से ऑफर किया है तो मुझे उससे मुलाकात करनी चाहिए ताकि यह प्रोजेक्ट में ले सकूं और मेरे बूढ़े बाप को बता सकूं कि मैं ही उसकी जायदाद का असली वारिस हूं। रणवीर ने ये कहते हुए जोर से हंस दिया। आर्यन भी अपनी गर्दन हिलाकर हंसने लगता है। रणवीर के रूम के बाहर खड़ी सृष्टि यह सब सुन रही थी। उसने उसकी सारी बातें सुन ली थी और प्रलय उसके बेड पर कैसे आया ये भी सृष्टि को पता चल चुका था। सृष्टि ने अपने हाथों को आपस में बांध लिया। वो अपने आप से बोली, इतनी आसानी से तुम्हें ये जायदाद नहीं लेने दूंगी। मैं जानती हूँ कि तुम सिर्फ इस प्रॉपर्टी के लिए डैड का इस्तेमाल करने वाले हो, लेकिन मैं ये कभी नहीं होने दूंगी। अब वक्त आ गया कि मैं अपनी नई चाल चलूं। उद्धरण चिन्ह।
सृष्टि के चेहरे पर यह कहते हुए एक अलग सी चमक आ जाती है। कहानी जारी है। आखिर क्या करने वाली है सृष्टि? क्या सृष्टि की दोबारा प्रलय से मुलाकात होगी? क्या रणबीर अपने गंदे इरादों में जीत पाएगा? चैप्टर 6, प्रलय के सृष्टि को लेकर खतरनाक इरादे। उद्धरण चिन्ह। प्रलय का विला। प्रलय उस छोटी सी बच्ची के साथ खेल रहा था, तभी वहां पर प्रलय की बहन आती है। प्रलय की बहन आकांक्षा रायजादा एक मजबूर फैशन डिजाइनर है जो कि सेलिब्रिटी से लेकर बड़ी बड़ी मॉडल्स के कपड़े बनाती है। महज 20 साल की है, मगर इतनी खूबसूरत है कि उसकी खूबसूरती के लाखों दीवाने हैं। वो आज जो कुछ भी है अपने दम पर और अपने भाई की वजह से है। उसने फैमिली बिजनेस को छोड़कर अपनी जिंदगी को अपने दम पर जिया है और प्रलय ने उसकी इसमें हमेशा मदद की है। आ गई आप डैडी को सुबह सुबह एक्सरसाइज करवाने, राजकुमारी नियति जी, आकांक्षा ने उस छोटी सी बच्ची यानी कि नियति से कहा। नियति प्रलय की गोद में बैठी हुई थी। उसने आकांक्षा की तरफ देखा और फिर पहले की तरफ देखते हुए बोली, डैडी मैं आप तो पलेछान कर रही हूँ त्या। उसने अपने छोटे छोटे और पतले से होठों से बड़े ही प्यार से प्रलय से कहा। प्रलय ने अपनी गर्दन हिलाकर नियति की तरफ देखा। नियति ने अपने हाथ आपस में बांध लिए, फिर आकांक्षा की तरफ देखते हुए बोली, डैडी आप बताओ बुआ तो मुझे पर गलत इल्जाम लगा रही है, ये मैं आप तो पलेछान नहीं करती हूँ। आकांक्षा नियति की तरफ देखकर मुस्कुरा देती है और उसे अपनी गोद में उठाते हुए बोलती है, अच्छा ठीक है राजकुमारी नियति जी, हमने मान लिया कि आप किसी को परेशान नहीं करती हो, लेकिन अभी आपके स्कूल जाना है और आप रेडी भी नहीं हुई हो। आपको पता है ना, डैडी को बिल्कुल पसंद नहीं है आप स्कूल नहीं जाती हो, तो उनको गुस्सा आता है और वो गुस्सा आने पर क्या करते हैं, वो तिलल्लाते हैं। अच्छे व्हाट द शिट, आप छवि मेरी बेटी को पलेछान करते रहते हो, और मॉम आपको क्या प्रॉब्लम है मेरी नियति छे बिल्कुल लान की तरह गुर्राते हैं। डैडी तो है ना बुआ। नियति ने अपने छोटे छोटे हाथों से एक्टिंग करते हुए प्रलय की नकल उतारी और अपनी गर्दन हिलाकर आकांक्षा की तरफ देखने लगी। आकांक्षा ने नियति के गाल पर किस कर लिया और उसे अपने गले से लगाते हुए प्रलय की तरफ देखती है। प्रलय मुस्कुरा देता है। आकांक्षा भी मुस्कुराते हुए अपनी गर्दन हिलती है और नियति से बोलती है, और मेरा बच्चा इतनी मिठास कहाँ ले लाती हो आप? अगर भाई इतने प्यार से डांट लगाते तो हम सभी कितनी बार उनकी डांट खा लेते। नियति ने आकांक्षा से अलग होते हुए कहा, बुआ आप क्या बोलती हो, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आता। खाल छोलो तो लो, स्कूल के लिए रेडी होते हैं। नियति ने कहा, जिस पर आकांक्षा अपनी आंखों में आई हुई नमी को साफ करते हुए अपनी गर्दन हिला देती है। आकांक्षा प्रलय से बोली, भाई मैं ले जाऊं आपकी प्रिंसेस को? उद्धरण चिन्ह। हम प्रलय ने धीमी आवाज में कहा और उठकर अपनी शर्ट पहनने लगता है। आकांक्षा नियति को लेकर वहां से चली जाती है। नियति ने जाते जाते प्रलय को एक बार फ्लाइंग किस दी और फिर मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है। प्रलय अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चला जाता है। कुछ ही देर में पहले नहा धोकर बाहर आया। इस वक्त उसके बालों से पानी टपक रहा था। वो पीच कलर की शर्ट पहना हुआ था और ब्लैक कलर की पेट, उसके ऊपर ब्लैक ब्लेजर जो उसके लुक को काफी ज्यादा अच्छा बना रहा था। प्रलय सिंह रायजादा 25 साल का नौजवान, जो इतना खूबसूरत और इतना हैंडसम था कि उसके लुक की लाखों करोड़ों लड़कियां दीवानी थी। उसकी बॉडी बिल्कुल मस्कुलर थी, चेहरे पर हल्की बर्ड थी और उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल एक हीरो की तरह थी। मगर उसके अंदर सबसे गंदी चीज थी उसकी अकड़। वो हमेशा गुस्से में रहता था। अगर उसने कोई बात कह दी तो उसकी बात पत्थर की लकीर होती थी और उसके आगे कोई भी जीत नहीं सकता था। वो अपनी हर बात मनवाना जानता था। वो जो ठान लेता था उसे पाकर ही रहता था। उसका इतना खौफ था कि उसके घर वाले भी उसके सामने कुछ भी नहीं बोल पाते थे। पूरी रायजादा फैमिली में अगर प्रलय किसी के आगे झुकता था तो सिर्फ और सिर्फ अपने दादा संदीप सिंह रायजादा के आगे। उसके दिल में प्यार सभी के लिए था, लेकिन अपना प्यार किसी के आगे बताता नहीं था। वो अपनी प्रिंसेस नियति के साथ बिल्कुल बच्चा बनकर रहता था। अगर उसका सच्चा रूप किसी को देखने को मिलता था तो सिर्फ और सिर्फ नियति को। प्रलय हमेशा की तरह आईने के सामने आकर अपने आप को देखा है। उसने अपने बालों को ठीक किया, परफ्यूम लगाया और हाथ में अपनी महंगी घड़ी पहनी। वो जूते पहनते हुए अपना मोबाइल लेता है। उसने अपने सेक्रेटरी रोहित को कॉल किया। पहली ही रिंग में कॉल अटेंड हो गया। हेलो सर, रोहित बोला।
कश्यप इंडस्ट्री के साथ मीटिंग का क्या प्लान है? प्रलय ने वक्त जाया करे बगैर कहा। सर वो मुझे उनका कॉल आया था, रणबीर कश्यप आपसे मिलना चाहते हैं, रोहित ने डरते हुए कहा। मुझे राजवर्धन कश्यप से मिलना है, मैंने उनके साथ मीटिंग की है, उनके बेटे के साथ नहीं, प्रलय गुस्से से बोला। सर मिस्टर रणबीर कश्यप ने कहा कि वो ही कंपनी का सारा काम संभालते हैं, रोहित ये बोलते हुए घबरा रहा था। काम संभालने में और मालिक होने में फर्क होता है। प्रलय का इतना कहना काफी था कि रोहित समझ गया प्रलय किसी भी कीमत पर रणबीर के साथ मीटिंग नहीं करेगा। ठीक है सर, मैं उनसे दोबारा कांटेक्ट करता हूँ, रोहित ने इतना कहा और प्रलय कॉल कट करके अपना मोबाइल वापस अपने जेब में रख लेता है। प्रलय ने एक नज़र अपने आप को आईने में देखा। लड़की से मुलाकात के पहले लड़की के पिताजी से मिलना जरूरी होता है। प्रलय के चेहरे पर यह कहते हुए कोई भी भाव नहीं था, मगर ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिमाग में न जाने क्या चल रहा है। दूसरी तरफ राजवर्धन जी अपने रूम में आकर एक बड़ी सी आलीशान चेयर पर बैठे हुए थे। ये चेयर बिल्कुल किसी राजा के सिंहासन की तरह लग रही थी। राजवर्धन जी के सामने इस वक्त एक बड़ी सी तस्वीर थी जो कि एक महिला की थी। यह कोई और नहीं बल्कि राजवर्धन जी की पत्नी संध्या जी थी, जो कि अब इस दुनिया में नहीं थी। राजवर्धन जी ने अपने कपड़े भी बदले नहीं थे, जब से आए थे वहीं पर बैठे हुए थे। तभी उनका ध्यान टूटा जब उनके रूम के दरवाजे पर नॉक होता है। सृष्टि, मुझे अभी रणवीर के बारे में कोई भी बात नहीं करनी है, राजवर्धन जी ने अपने होठों के पास अपनी उंगली रखते हुए पीछे देखे बगैर कहा। सृष्टि अपनी उंगलियों को आपस में फंसा कर बोली, लेकिन मैं उसे बारे में बात नहीं करने आई थी डैड। उद्धरण चिन्ह। ठीक है, आ जाओ बेटा, राजवर्धन जी ने कहा। सृष्टि उनके कहने पर रूम के अंदर आती है। दृष्टि ने राजवर्धन जी के चेहरे पर नजर डाली, जो इस वक्त काफी मुरझाया हुआ लग रहा था। वो काफी परेशान थे और उनके चेहरे पर कोई भी खुशी नहीं थी, बल्कि एक गहरी चिंता दिखाई दे रही थी। सृष्टि फ्लो पर घुटने मोड़कर राजवर्धन जी के पैरों के पास बैठ गई। यहाँ क्यों बैठी हो बेटा, ऊपर बैठ जाओ, बेटियों को नीचे नहीं बैठना चाहिए, राजवर्धन जी ने कहा। सृष्टि ने अपना सिर राजवर्धन जी के गोद में रख दिया। वो बोली, मैं जानती हूँ आप बहुत दुखी हो डैड, पर आप जानते हो ना, आप इस तरह दुखी हो जाते हो तो मेरा मन नहीं लगता है। राजवर्धन जी ने सृष्टि के सिर पर अपना हाथ रखते हुए प्यार से सहला दिया और मुस्कुराते हुए बोले, हाँ मेरा बच्चा, मैं सब जानता हूँ, लेकिन तुम्हारे भाई की वजह से मैं परेशान हूँ। मैंने मेरे रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट कर दी है और अब कंपनी को एक नया मालिक चाहिए। तुम अपने भाई की रग रग से वाकिफ हो, तुम्हें पता है कि वो कभी भी इस कंपनी को सही से नहीं चल पाएगा। मैंने अपना खून पसीना एक करके अपनी यह पहचान बनाई है और मैं नहीं चाहता कि उस पहचान को कभी कोई खत्म कर दें। सृष्टि राजवर्धन जी के दुख को समझ रही थी। उसके पिछले जन्म में भी राजवर्धन जी ने यही बात उससे कही थी। सृष्टि ने राजवर्धन जी की तरफ देखा और उनके हाथ को अपने हाथ में लेते हुए कहा, आपको जो सही लगे आप वही करिए। मैं जानती हूँ आपकी इस कंपनी से कितनी उम्मीदें हैं और यह कंपनी आपका स्वाभिमान है डैड। इसे किसी ऐसे हाथों में दीजिएगा जो इस कंपनी को सही से संभाल पाए। राजवर्धन जी ने अपनी 2 उंगलियां अपने होठों पर रख ली और सृष्टि की चेहरे की तरफ देखने लगे। सृष्टि मन ही मन बोली, डैड, मैं भी कभी नहीं चाहती कि आपकी बरसों की मेहनत किसी गलत हाथों में जाए, इसलिए मैं आपके हर फैसले में आपके साथ रहूंगी। कहानी जारी है। आखिर क्या करेंगे राजवर्धन जी? किसको मिलेगी राजवर्धन जी की प्रॉपर्टी? क्या पिछले जन्म की तरह सृष्टि ही इस जन्म में राजवर्धन जी की प्रॉपर्टी की मालकिन होगी? अगर ऐसा हुआ तो क्या करेगा रणवीर और आर्यन? प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या प्रलय राजवर्धन जी के साथ मीटिंग कर पाएगा? क्या सच में प्रलय राजवर्धन जी के साथ सिर्फ मीटिंग करना चाहता है या फिर उसका कुछ और प्लान है? चैप्टर 7 कश्यप इंडस्ट्री का नया वारिस। उद्धरण चिन्ह। अब आगे। प्रलय जब अपने रूम से रेडी होकर नीचे आया तो एक 55 साल की औरत उसके सामने आरती लेकर आ गई। प्रलय साइड से होकर जाने लगा तो वो औरत प्रलय को जबरदस्ती पकड़कर आरती देने लगती है। ये औरत गागी सिंह रायजादा है, प्रलय की माँ, पुराने विचारों वाली लड़की है, जिनकी इच्छा है प्रलय की शादी करवाने की। प्रलय को तो शादी करने की जरूरत ही नहीं है।
क्योंकि वो अपनी जिंदगी में अपने काम में बेहद खुश है और उसकी फिजिकल नीड तो रात में अलग अलग लड़कियों के साथ पूरी हो ही जाती है। प्रलय को बच्चों की जरूरत नहीं है क्योंकि वो नियति के साथ बहुत खुश है। नियति प्रलय के बड़े भाई की बेटी है। प्रलय के भाई और भाभी एक कार एक्सीडेंट में गुजर गए तब नियति महज 1 साल की थी। नियति के पहले जन्मदिन पर ही वो दोनों भगवान के पास चले गए थे। यही कारण है कि गागी जी को नियति से बेहद नफरत है। वो एक छोटी सी बच्ची को अपने बेटे और बहू की मौत का जिम्मेदार मानती है। उन्हें लगता है नियति मनहूस है। गागी जी ने प्रलय को आरती देने के बाद बाकी सभी को भी आरती दी। फिर आरती की थाली घर के मंदिर में रखकर भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। प्रलय गहरी सांस भरते हुए हॉल में आया और अपने दादा संदीप जी के पैर छूता है। संदीप जी उसे आशीर्वाद देते हुए, खुश रहो बेटा, तुम ही तो जो हमारे वंश का नाम इतना आगे बढ़ा रहे हो, ऐसे ही उन्नति करते रहो। तभी रौनक जी, प्रलय के डैड भी वहां पर आ जाते हैं और न्यूज़पेपर को एक तरफ रखकर हुए सोफे पर बैठ जाते हैं। संदीप जी ने रौनक जी को देखते हुए कहा, रौनक, इतनी उम्र हो गई है तुम्हारी जो मेरे पैर छूने में शर्म आने लगी है। उद्धरण चिन्ह। रौनक जी ने इतना सुनते ही सोफे से उठकर संदीप जी के पैर के पास आकर फर्श पर ही बैठ जाते हैं। वो संदीप जी के पैर को दबाते हुए बोले, पिताजी आप तो जानते हैं, अब कमर दर्द की वजह से झुकना कम कर दिया है, वरना आपके पैरों की धूल भी नहीं हूं मैं। प्रलय जो कि उन दोनों की बातें सुन रहा था, वो अपनी भौहें ऊपर कर लेता है। संदीप जी और रौनक जी हमेशा ही ऐसा ही करते थे, दोनों का रोज का था और प्रलय जानता था कि दोनों ही रिटायरमेंट के बाद आपस में यही बातें करते हैं। पूरा बिजनेस तो प्रलय ही संभालता था। संदीप जी और रौनक जी ने आपस में एक एनजीओ खोला हुआ था जहां वो दोनों छोटे बच्चों को और जरूरतमंदों की देखभाल का काम करते थे। गागी जी अपनी पूजा पाठ पूरी करती है, सभी डाइनिंग टेबल पर थे, पर अभी तक आकांक्षा और नियति नीचे नहीं आए थे। आकांक्षा नियति को रेडी कर रही थी। गागी जी ने सर्वेंट्स को कहकर सभी का नाश्ता लगवाया। गागी जी प्रलय को देख रही थी। रौनक जी और संदीप जी यह बात नोटिस कर रहे थे। रौनक जी अपने मजाकिया अंदाज के चलते बोले, क्या हुआ गागी, अभी तक तुम्हारे सोमवार के व्रत ने काम करना शुरू नहीं किया क्या? उद्धरण चिन्ह। गागी जी ने एक तीखी नज़र रौनक जी के चेहरे पर डाली। तभी रौनक जी ने हिचकिचा कर कहा, नहीं, वो तुम सोमवार का व्रत करती हो ताकि प्रलय की शादी हो जाए। आप लोगों से कुछ होता नहीं है, मैं कर रही हूं तो भी आपको प्रॉब्लम है। हर वक्त बेटे से काम की बात कर लेते हो, पर शादी की बात नहीं करते हो। शादी करने की उम्र हो रही है, 25 साल का हो चुका है, अब नहीं करेगा तो कब करेगा शादी? गागी जी ने परेशान होकर कहा। उनका परेशान होना एक माँ होने के नाते जायज था। प्रलय रात में कभी भी घर नहीं आता था, सुबह के वक्त घर आता था, हमेशा काम में ही लगा रहता था। गागी जी को अपने बेटे की यह हालत देखकर बहुत बुरा लगता था। तभी आकांक्षा भी नियति को स्कूल के लिए रेडी करके ले आती है। नियति ने मरून कलर की स्कर्ट के साथ मरून और ब्लैक लाइंस वाला शर्ट पहना हुआ था। आकांक्षा ने उसका हाथ पकड़ा हुआ और उसे ध्यान से नीचे ला रही थी। गागी जी की नज़र नियति पर गई तो उन्होंने अजीब सा मुंह बना लिया। ये बात प्रलय ने नोटिस कर ली थी, उसके चेहरे पर बहुत ही सख्त भाव आ जाते हैं। आकांक्षा नियति को लेकर वहां आई तो नियति ने सभी को गुड मॉर्निंग किया। संदीप जी और रौनक जी ने प्यार से नियति के माथे को किस कर लिया। और वाह, आज भी हमारी प्रिंसेस बहुत प्यारी लग रही है, संदीप जी बोले। संदीप जी की बात पर नियति के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। रौनक जी ने भी प्यार से नियति के बालों पर हाथ फेर दिया। गागी जी नियति को एकटक घूर रही थी, तभी प्रलय ने नियति को अपनी गोद में बैठा लिया और उसे अपने हाथ से खाना खिलाने लगा। अगर गागी जी का बस चलता तो वो कभी भी नियति को प्रलय के पास नहीं आने देती, पर प्रलय के आगे उनकी नहीं चलती थी। वो अपना एक बेटा खो चुकी थी, दूसरे को किसी भी कीमत पर नाराज नहीं कर सकती थी। सभी ने एक साथ नाश्ता किया, मगर गार्गी जी ने नाश्ते को हाथ तक नहीं लगाया, वो तो लगातार नियति को घूर रही थी। प्रलय नियति को नाश्ता करवाता है और नियति को गोद में लेते हुए बोला, बच्चा आज आप डैडी के साथ स्कूल जाओगी? सच में डैडी, आप मुझे लेकर जाओगे? नियति ने खुश होकर कहा।
हाँ बच्चा, प्रलय ने ये बोलते हुए नियति के गाल पर किस कर लिया। गागी जी को ये सब पसंद नहीं था, वो गुस्से से उठकर अपने कमरे में चली गई। अगले दिन, आज का दिन कश्यप इंडस्ट्री के लिए बहुत ही बड़ा दिन था। राजवर्धन जी ने अपना रिटायरमेंट लेटर दे दिया था और आज वो अपनी जगह अपने वारिस को कुर्सी देने वाले थे। मीडिया में चारों तरफ ये बात जोरों शोरों से चल रही थी। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर किसे मिस्टर कश्यप अपनी कंपनी का नया वारिस बनाएंगे। कायदे से तो सभी को पता था कि अगला वारिस रणवीर ही बनने वाला है। मीडिया की भीड़ सुबह से ही कश्यप इंडस्ट्री के बाहर खड़ी थी। मीडिया वाले अपनी अपनी तरफ से अपनी अपनी राय दे रहे थे। किसी को भी रिजल्ट का पता नहीं था, लेकिन अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए सभी अपने हिसाब से बता रहे थे। कश्यप इंडस्ट्री का वारिस होना एक बहुत बड़ी बात थी। देश की टॉप कंपनियों में से एक होने की वजह से कश्यप इंडस्ट्री की एक अलग ही पहचान थी। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर मिस्टर कश्यप अपनी जगह किसी कुर्सी पर बैठाने वाले हैं। मैं हूं मेघा, इंडिया तक न्यूज़ से। तो कुछ ही देर में पता चल जाएगा कि कश्यप इंडस्ट्री का नया वारिस कौन होने वाला है। कुछ ही देर में मिस्टर कश्यप भी आने वाले हैं। आप लोग हमारे साथ बने रहिए। ऐसे ही काफ़ी रिपोर्टर लाइव चला रहे थे। कुछ ही देर में ब्लैक कलर की 3 मर्सिडीज गाड़ियां वहां पर आती है। सबसे आगे वाली गाड़ी में राजवर्धन की सृष्टि के साथ बैठे हुए थे, पीछे वाली कार में रणवीर और आर्यन थे। मिस्टर कश्यप को देखते ही मीडिया वालों की भीड़ उनकी तरफ दौड़ जाती है। सभी मिस्टर कश्यप, सृष्टि और रणवीर को घेर लेते हैं। मिस्टर कश्यप से आखिर उनका वारिस कौन होगा, यही बात हर एक रिपोर्टर पूछ रहा था। मिस्टर कश्यप के बॉडीगार्ड ने उन सभी को दूर किया और मिस्टर कश्यप को लेकर वहां से अंदर की तरफ बढ़ गए। रणवीर और आर्यन को इस बीच काफ़ी सारी धक्का मुक्की लग गई थी। रणवीर बौखलाता हुआ अंदर आता है। रणवीर ने आते ही मैनेजर की गर्दन पकड़ ली और गुस्से से बोला, आखिर तुमने इन सभी को यहाँ पर आने कैसे दिया? मीडिया की इतनी भीड़ यहाँ पर क्या कर रही है? सॉरी सर, हमने इन्हें रोकने की कोशिश की थी, पर बॉस ने ही इन सभी को अंदर आने की इजाज़त दी है। वो चाहते थे कि उनके नए वारिस के बारे में सभी को पता चले और वो थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। मैनेजर की इतना कहने पर रणवीर ने झटके से उसकी गर्दन को छोड़ दिया। तभी आर्यन वहां पर आता है और रणवीर की पीठ को थपथपाकर बोलता है, इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता मेरे दोस्त। उद्धरण चिन्ह। रणवीर ने अपने बालों को स्टाइल से पीछे करते हुए आर्यन की तरफ देखकर कहा, लगता है मुझसे ज़्यादा तो ये वो एक्साइटेड है। हाँ, लग तो यही रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया की इतनी भीड़ जो लगी हुई है, आर्यन ने कहा। फिर वो दोनों मीटिंग रूम की तरफ बढ़ जाते हैं। कहानी जारी है। आखिर किस बनाएंगे मिस्टर राजवर्धन अपना नया वारिस? कौन संभालेगा राजवर्धन जी के बिजनेस को? उद्धरण चिन्ह। चैप्टर 8, प्रलय की सृष्टि पर नजर। उद्धरण चिन्ह। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग चल रही थी। सभी के बस राजवर्धन जी के आने का इंतजार था। सभी को जानना था कि आखिर कौन होगा जो कश्यप एंटरप्राइजेस का नया वारिस होगा। रणवीर और आर्यन के साथ राजवर्धन जी भी वहां पर आ गए। सभी ने राजवर्धन जी को हेलो किया और हाथ मिलाए। सृष्टि राजवर्धन जी के पीछे पीछे आ रही थी। राजवर्धन जी मैन चेयर पर जाकर बैठ गए। रणवीर और आर्यन एक तरफ खड़े हो गए, पर राजवर्धन जी के पास में ही सृष्टि राजवर्धन जी के पीछे खड़ी थी। तो क्या सोचा है आपने सर, कौन बनेगा नया वारिस इस कंपनी का? उद्धरण चिन्ह। जी सर, हमें भी जानना है आप किसे इस जिम्मेदारी के काबिल मानते हैं। बाहर मीडिया की भीड़ सिर्फ नए वारिस के बारे में जानने के लिए ही खड़ी है। राजवर्धन जी सभी सवालों को गौर से सुन रहे थे। वो सभी के सवालों को सुनने के बाद बोले, मैं जानता हूं आप सभी इस भी मेरे फैसले का इंतजार कर रहे हैं। मैं आप सभी के सवाल को जल्दी ही मंजिल दे दूंगा। सभी गौर से राजवर्धन जी की बातें सुन रहे थे। राजवर्धन जी अपनी बातें कह रहे थे, वही आर्यन और रणवीर अपने में ही लगे हुए थे। आर्यन, रणवीर तो व्हाट्सएप पर मैसेज करता है। ये बूढ़ा बात बात पर इतने भाषण क्यों देता है? आर्यन ने झल्लाकर कहा। रणवीर ने आंखें गोल करके कहा, पता नहीं यार, मैं तो इतने सालों से झेलता आ रहा हूँ। जल्दी से बताए कि अपनी कंपनी मेरे नाम करने वाले हैं और बात खत्म करें, फालतू का ज्ञान बांटेगा।
आर्यन ने शरारती अंदाज में कहा, अरे वही तो, मुझे तो किसी से मिलने जाना था, 12 बजे का टाइम बताया है उसे, अगर लेट हुआ तो रात को तकिए के साथ सोना पड़ेगा। उसकी तो तू फिक्र मत कर, ये कंपनी मेरे नाम हो जाए, फिर लड़कियां तो आज रात तू 10 रख लेना, आज रात के लिए। उद्धरण चिन्ह। रणवीर की ऐसी बातें सुन आर्यन ने हंसी वाली इमोजी दे दी। रणवीर और आर्यन की यह हरकत राजवर्धन जी देख चुके थे। वो जानते थे कि रणवीर का ध्यान उनकी बातों पर नहीं था। राजवर्धन जी अपनी जगह से उठ खड़े हुए और अपने हाथ बांधकर चेयर के पीछे खड़े होकर बोले, तो आप सभी जिस वारिस को मेरी कंपनी में देखेंगे वो। उनके इतना कहते ही रणवीर और आर्यन भी राजवर्धन जी की तरफ देखने लगे। सृष्टि हाथ बांधकर एक जगह खड़ी थी। राजवर्धन जी ने सृष्टि के पास आकर उसके सिर हाथ रख लिया। ये देखकर ही रणवीर और आर्यन के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो जाती है। राजवर्धन जी ने सृष्टि के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मेरी बेटी सृष्टि होगी मेरी कंपनी की और मेरी जायदाद की नई वारिस। ये सुनते ही रणवीर और आर्यन के चेहरे का रंग उठ गया। रणवीर ने गुस्से से अपने हाथ की मुट्ठी बंद कर ली। उसकी आंखों में गुस्से तैर आया। रणवीर गुस्से से राजवर्धन जी को घूरने लगता है। सृष्टि के चेहरे पर जीत भर मुस्कुराहट थी, पर वो शांत होकर खड़ी थी। सृष्टि एक पल के लिए राजवर्धन जी की तरफ देखती है। राजवर्धन जी उसे देखकर अपनी पलक झपका देते हैं। रणवीर गुस्से में कुछ भी कर सकता था। आर्यन भी यह सब देखकर हैरान था कि आखिर राजवर्धन जी ने सृष्टि को कंपनी की मालकिन कैसे बना दिया, जबकि बड़ा बेटा तो रणवीर था। राजवर्धन जी सृष्टि को कंधे पर पकड़कर उसे अपनी चेयर पर बैठाते हैं। सभी सृष्टि को ही देख रहे थे। सृष्टि भी उस आलीशान चेयर पर बैठी हुई पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सभी को देख रही थी। सृष्टि को देखकर राजवर्धन जी ने उसके सिर पर अपना हाथ फेर कर कहा, आप सभी की नई बॉस और इस कंपनी की नई वारिस मेरी बेटी सृष्टि है। सृष्टि ने मुस्कुराकर राजवर्धन जी की तरफ देखा। वो एक नज़र बेचारगी से रणवीर की तरफ भी देख रही थी। वो दिखा रही थी कि उसे राजवर्धन जी ने जबरदस्ती इस चेयर पर बैठाया है, जबकि उसका असली हकदार तो वो है। रणवीर गुस्से में इतना पागल हो गया था कि वो कुछ भी कर सकता था, पर वो कुछ कर नहीं पा रहा था। इसलिए राजवर्धन जी और सृष्टि को घूरते हुए गुस्से से वहां से चला गया। उसे जाते हुए देखकर भी किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। हालांकि राजवर्धन जी ने उसे एक नज़र देखा जरूर था, पर उसे रोकने की जहमत नहीं उठाई। सृष्टि रणवीर को जाते हुए देखकर एक नज़र उसे देखती है, फिर अपनी चेयर को दोनों साइड से कसकर पकड़ते हुए मन में बोली, इस कुर्सी के लिए और इस जायदाद के लिए तुमने मुझे मारा था रणवीर। अब मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम इस बार किस हद तक गिरोगे, लेकिन तुम्हारे हर कदम के लिए अब मैं तैयार हूँ। तुम चाहकर भी मुझे मार नहीं पाओगे इस बार। सृष्टि के चेहरे पर यह कहते हुए एक गजब का कॉन्फिडेंस दिख रहा था। रणवीर गुस्से से तमतमाता हुआ कंपनी से बाहर निकल गया। गुस्से में वो किसी से सही से बात भी नहीं कर रहा था। अगर गलती से कोई उससे टकरा रहा था तो रणवीर बस उसके साथ मारपीट कर रहा था। आर्यन जो रणवीर के पीछे ही आ रहा था, वो रणवीर के साथ कंपनी से बाहर आया। रणवीर ने गुस्से में कार की बोनट पर अपना पैर मार दिया। मीडिया वाले भी उसे देखकर हैरान थे। मीडिया की कवरेज होते हुए देखकर आर्यन रणवीर को लेकर कार के अंदर बैठाता है। ड्राइवर को देखकर आर्यन बोला, ड्राइवर मेरे घर पर चलो। ठीक है सर। उद्धरण चिन्ह। आर्यन के पास बैठा रणवीर गुस्से से कार के डोर को खोलने की कोशिश करते हुए बोला, छोड़ो मुझे जाना है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। आखिर मेरे बेटे होने का क्या फ़ायदा जब सब कुछ उस नाजायज़ औलाद को ही देना है। आर्यन रणवीर को इतने गुस्से में देखकर बोला, रणवीर शांत रहो, इतना गुस्सा होना ठीक नहीं है, गुस्से में अक्सर बातें बिगड़ जाती है। उद्धरण चिन्ह। तो तुम क्या चाहते हो, मैं खुश हो जाऊं? उद्धरण चिन्ह। नहीं रणवीर, पर अभी मेरे साथ चलो, हमें यहाँ से जाना होगा। अभी माहौल बहुत सेंसिटिव है, ये सब करना ठीक नहीं है। आर्यन ने समझाया तो रणवीर चुप करके बैठ गया, पर उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ था। वो इतने गुस्से में था कि किसी की भी सुनने को तैयार नहीं था। आर्यन रणवीर को लेकर अपने अपार्टमेंट हाउस आ गया। आर्यन अपने परिवार से अलग अपनी अय्याशी के लिए अपार्टमेंट में ही रहता था। रणवीर ने गुस्से से दीवार पर अपने हाथों से मार दिया, जिसकी वजह से उसके हाथों से खून आने लगता है।
उसका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था और आंखों में बेहिसाब नफरत दिखाई दे रही थी। रणवीर, शांत हो जाओ यार। इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है, तुम अपने आप को तकलीफ दे रहे हो। आर्यन ने रणवीर के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। रणवीर ने उसका हाथ अपने कंधे से गुस्से से झटक दिया। वो आर्यन की तरफ देखते हुए बोला, आखिर क्यों मेरा हक उस लड़की को मिला? मुझे चाहिए था ये सब कुछ और यह सब कुछ उसे दे दिया। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं उसे मार दूंगा। आर्यन रणवीर का इतना गुस्सा देखकर एकदम डर जाता है। उसने रणवीर से कहा, मैं जानता हूं तुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन उसे मारने से कुछ नहीं होगा। सारा सब तेरे ऊपर जाएगा और सभी को यही लगेगा कि तूने ही यह सब किया है। रणवीर की आंखों में एक अलग सा पागलपन और नफरत फैली हुई थी। रणवीर अपनी गर्दन को किसी साइको की तरह घुमाते हुए बोला, मरना होगा उसे। मैं जो चाहता हूं उसे पाकर रहता हूं। मेरा हक मुझसे कोई भी नहीं छीन सकता है, कोई भी नहीं। आर्यन का गला सूख गया। उसने डरी हुई नजरों से रणवीर की तरफ देखा। दूसरी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, जहां पर सृष्टि से काफी सारे मीडिया पसंद सवाल कर रहे थे। हर तरफ यही न्यूज़ छाई हुई थी कि कश्यप इंडस्ट्री की नई मालकिन सृष्टि कश्यप है। लेकिन सभी के बीच में यह सवाल भी चल रहे थे कि आखिर 18 साल की एक लड़की इतनी बड़ी कंपनी को कैसे संभालेगी। इतनी बड़ी कंपनी को संभाल पाना सृष्टि के बस में नहीं है। काफ़ी लोग यह नहीं समझ पा रहे थे कि राजवर्धन जी ने अपने बड़े बेटे को अपनी प्रॉपर्टी का मालिक क्यों नहीं बनाया, सृष्टि को ही यह सब क्यों मिला। यहाँ तक कि काफ़ी लोग तो रणबीर की काबिलियत पर भी शक कर रहे थे। सभी को ऐसा लग रहा था कि राजवर्धन जी अपने बेटे पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते हैं और इसलिए उन्होंने अपनी सारी जायदाद की बारिश सृष्टि को बना दिया है। सृष्टि सभी के सवालों का जवाब दे रही थी और राजवर्धन जी भी उसकी पीठ को थपथाप कर उसे शाबाशी दे रहे थे। आप आखिर इस कंपनी को अब कहां पर देखना चाहती हैं और आप इस कंपनी को बेटर बनाने के लिए क्या क्या करना चाहती है मिस सृष्टि? उद्धरण चिन्ह। मीडिया पसंद की यह बात सुनकर सृष्टि ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं अपने डैड की कंपनी को बेटर नहीं बन सकती, क्योंकि मेरे डैड ने पहले से ही इस कंपनी को बहुत ऊपर पहुंचा दिया है और उनकी कंपनी देश की टॉप कंपनियों में से एक है। लेकिन मैं इसे अब नंबर 1 बनाना चाहती हूं, जिसके लिए मैं वही सब करूंगी जो अच्छा और बेहतर होगा। मगर इंडिया की और एशिया की नंबर 1 कंपनी तो रायजादा ग्रुप इंडस्ट्री है। क्या आप प्रलय सिंह रायजादा की पोजीशन को छीनना चाहती है मिस सृष्टि? मीडिया पसंद ने जैसे ही यह सवाल किया तो सृष्टि कुछ पल के लिए शांत हो गई। प्रलय का नाम सुनते ही वो बोल नहीं पा रही थी, क्योंकि प्रलय से उसकी मुलाकात कितनी खराब थी उसे पता था। मगर सृष्टि ने अपने चेहरे के भाव को छुपाते हुए फुल कॉन्फिडेंस के साथ कहा, नहीं ऐसा भी नहीं है, वो अपनी जगह पर है और मैं अपनी जगह पर। बस देखना इतना रहेगा कि कौन ज़्यादा मेहनत करता है। जो ज़्यादा मेहनत करेगा और बेटर वर्क करेगा वो टॉप पर ही रहेगा। सृष्टि की यह बात सुनकर राजवर्धन जी मुस्कुरा देते हैं। वही सृष्टि इस बात से अनजान थी कि उसका ये स्टेटमेंट किसी के कानों में गूंज रहा था। रौनक जी ने न्यूज़ लगाई हुई थी और यह सब देख रहे थे, जबकि प्रलय भी वहीं पर अपनी फाइल्स खोलकर बैठा हुआ था। वो कब से सृष्टि को देखा ही जा रहा था, उसकी नज़रें सृष्टि के चेहरे पर ही बनी हुई थी। सृष्टि की बातें सुनकर उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ जाती है। उसने कहा, इंटरेस्टिंग मिस सृष्टि, तुम सच में बहुत इंटरेस्टिंग हो। तुमसे पहली मुलाकात अभी तक मेरे दिमाग से नहीं गई है और अब आने वाली हर मुलाकात तुम्हारे दिमाग से नहीं जाएगी, बेबी गर्ल। कहानी जारी है। क्या प्रलय की सृष्टि पर नज़र सृष्टि की आने वाली जिंदगी को खराब कर देगी, या फिर प्रलय की सृष्टि से नफरत उसे सृष्टि के करीब ले आएगी? उद्धरण चिन्ह। चैप्टर 9, तुम और तुम्हारा मंगेतर एक ही जैसे है। उद्धरण चिन्ह। अब आगे। रात का वक्त। आज कश्यप हाउस में बहुत बड़ी आलीशान पार्टी रखी गई थी। ये पार्टी राजवर्धन जी ने अपनी बेटी की कंपनी की नई मालकिन बनने की खुशी में रखी थी। देश के बड़े बड़े आदमी इस पार्टी में आए थे। सृष्टि अपने रूम में आईने के सामने खड़ी होकर अपने आप को देख रही थी। उसने इस वक्त पर्पल कलर का शाइनिंग गाउन पहना हुआ था, जिसमें उसकी बॉडी काफ़ी अच्छी लग रही थी और वो इस वक्त बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने चेहरे पर हल्का मेकअप किया हुआ था, होंठों पर हल्की गुलाबी लिपस्टिक लगाई हुई थी, बालों को खुला छोड़ा हुआ था। वो आसमान की अप्सराओं को टक्कर दे रही थी।
उसके लंबे बाल उसकी कमर तक लहरा रहे थे। महज 18 साल की उम्र में वो इतनी खूबसूरत थी कि कोई भी लड़का उसके ऊपर अपना दिल हार सकता था। लेकिन आज सृष्टि के लिए बहुत बड़ा दिन था। उसने मुस्कुराते हुए अपने आप को आईने में देखा और बोली, ये तो अभी शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। सृष्टि यह कहते हुए वहां से हटकर अपनी माँ की तस्वीर के सामने जाती है। वो अपनी माँ की उस बड़ी सी तस्वीर को देखकर बोलती है, माँ आपने मेरा हमेशा साथ दिया है, अब भी आपको मेरा साथ देना होगा। आप जानती हैं ना, मेरे साथ आप बहुत कुछ होने वाला है। मुझे दोबारा करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप मेरे साथ हो। सृष्टि ने ये कहते हुए अपनी आंखों में आए हुए आंसुओं को साफ कर लिया। वही सृष्टि की मां की तस्वीर के चेहरे की मुस्कुराहट थोड़ी और बढ़ जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे सृष्टि की मां उसकी सारी बातें सुनकर उसे आशीर्वाद दे रही हैं। सृष्टि बेबी, आपको नीचे बड़े साहब बुला रहे हैं। सृष्टि की केयरटेकर ने वहां जाकर उसे बाहर से आवाज देते हुए कहा। हाँ, आ रही हूं मैं, सृष्टि बोली और वहां से अपना मोबाइल उठाकर बाहर की तरफ आ गई। सृष्टि जब बाहर आई तो वहां पर आर्यन पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। आर्यन ने सृष्टि को ऊपर से लेकर नीचे तक देखा। आर्यन सृष्टि की कमर पर अपना हाथ रखते हुए सृष्टि के गाल को चूमने की कोशिश करता है, लेकिन सृष्टि अपना चेहरा पीछे कर लेती है और आर्यन को अपने आप से दूर करते हुए बोलती है, इतने मेहमान आए हुए हैं आर्यन, प्लीज ये सब मत करो। सृष्टि के इस तरह मना करने पर आर्यन के चेहरे पर एक अजीब सा गुस्सा आ जाता है, लेकिन उसने अपने गुस्से को दबाते हुए मजाकिया अंदाज में कहा, हाँ हाँ भाई, अब तो तुम मुझे गाल पर भी किस नहीं करने दोगी, अब इतनी बड़ी कंपनी की मालकिन जो बन गई हो तुम। आर्यन ने सृष्टि को ताना मारते हुए कहा, लेकिन सृष्टि पहले से ही उसकी इस बात के लिए तैयार थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आर्यन, मालकिन बनने के भी काबिलियत चाहिए होती है, वरना काफ़ी लोगों को तो सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं मिलता, अब तुम अपने आप को ही देख लो। आर्यन सृष्टि की इस बात को सुनकर हैरान होकर उसको देखने लगता है। उसने कुछ और कहना चाहा, लेकिन तभी सृष्टि ने अपना हाथ हिलाकर सामने की तरफ देखते हुए कहा, हे अमीरा। सृष्टि यह कहते हुए आर्यन के साइड से होकर वहां से चली जाती है। सृष्टि अपनी दोस्त के पास आकर उससे बातें करने लगती है, वही आर्यन पीछे खड़ा बस उसको देखा ही रहता है। इसके पास तो जुबान भी नहीं थी, तो फिर इसने बोलना कहाँ से सीख लिया। कुछ तो गड़बड़ है, इसका एटीट्यूड भी काफ़ी बदला हुआ लग रहा है, आर्यन अपने आप से कहता है। उसके दिमाग में न जाने क्या चल रहा था। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठी बंद कर ली और रणवीर के कमरे में आ गया। वहीं रणबीर अपने कमरे में अपना सारा सामान फैला कर बैठा हुआ था। उसने सृष्टि की सारी तस्वीरें को तोड़ दिया था और उसके साथ जितनी भी तस्वीर थी उन्हें भी जला दिया था। आर्यन रूम के अंदर आते ही रूम का दरवाजा अंदर से बंद कर लेता है और रणवीर के सर पर अपना हाथ मारते हुए कहता है, तुम पागल हो गए हो क्या रणवीर, यह क्या हालत बनाया हुआ है कमरे का। नफरत की शुरुआत इसी तरह से होती है, रणवीर ने जले हुए रात को अपने हाथों में उठाकर हवा में करते हुए कहा। आर्यन अपना सर पकड़ते हुए वहीं बैठ जाता है और रणवीर से कहता है, यार तेरी बहन को कुछ तो हो गया है, बिल्कुल बदली बदली लग रही है, पहले की तरह मासूम और भोली नहीं लग रही, बल्कि अब तो उल्टा जवाब देने लगी है। और तो उसने एटीट्यूड दिखाने शुरू कर दिया, यही तो ताकत होती है पैसे की। उद्धरण चिन्ह। लेकिन अब हमें क्या करना चाहिए, कहीं ये लड़की मुझे भी अपनी जिंदगी से बाहर न निकाल दे, वरना फिर हमारा बाकी प्लान भी खराब हो जाएगा। आर्यन परेशान होते हुए बोला। नहीं, तुझे इतनी आसानी से अपनी जिंदगी से नहीं निकलेगी, तेरे साथ उसकी सगाई हो चुकी है। तभी रणवीर ने आर्यन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। आर्यन घबराकर रणवीर के चेहरे को देखते हुए बोलता है, जिस तरह तेरी बहन बर्ताव कर रही है, मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं है कि उसे इस सगाई से कोई फर्क पड़ेगा। वो तो कल ही मेरे मुंह पर अंगूठी खोलकर फेंक देगी और बोलेगी कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है। आर्यन, बकवास मत करो, अगर तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम है तो जाओ और जाकर प्रॉपर्टी के कागज़ बनवा दो, मैं जल्दी ही उसे सब कुछ अपने नाम पर करवा लूँगा। रणवीर ने आर्यन को देखते हुए कहा और वहां से उठकर बालकनी में आ गया। उसने सिगरेट जलाई और उसके कश करने लगा। तभी आर्यन भी उसके पीछे पीछे आया और बोला, तू पार्टी में जा रहा है या फिर नहीं। उद्धरण चिन्ह। रणवीर ने अपने गर्दन हिलाते हुए कहा, अगर उस बुड्ढे को ये सब नाटक करना है तो वो कर सकता है, लेकिन मैं वहां पर नहीं जाने वाला।
आर्यन अपनी गर्दन हिलाकर गहरी सांस लेते हुए बोला, लेकिन तुझे जाना चाहिए, नीचे बहुत सारे मेहमान आए हैं। जिसके लिए आए हैं वो पहले ही वहां पर पहुंच चुकी है। रणवीर ने बेफिक्र होकर कहा। आर्यन अपनी गर्दन हिलाकर अपने आप से बोला, ये तो नहीं जाएगा, पर मैं तो जाऊंगा, आखिर मेरा फियोंसे मालकिन बन गई है, मैं भी थोड़ा एटीट्यूड तो दिखा ही सकती हूँ। उद्धरण चिन्ह। आर्यन जब बाहर आया तब उसकी नज़र सामने ही खड़ी सृष्टि पर जाती है, जो इस वक्त वाइन का गिलास अपने हाथ में पकड़कर मुस्कुराते हुए नीचे की तरफ देख रही थी। सृष्टि को देखकर आर्यन के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ जाती है। आर्यन अपने गाल पर अपना हाथ फेरकर सृष्टि की तरफ बढ़ जाता है। उसने सृष्टि की कमर पर अपना हाथ रख दिया और उसे अपनी तरफ खींचते हुए सृष्टि के गाल पर अपना गाल टच करके बोला, बहुत प्यारी लग रही हो सच में मेरी जान। तुम जितना खूबसूरत इस दुनिया में कोई नहीं है। उद्धरण चिन्ह। सृष्टि जब आर्यन के मुंह से यह बात सुनती है तो उसके चेहरे की तरफ देखते हुए मुस्कुरा कर अपने मन में कहती है, और यही बात तुमने न जाने कितनी ही लड़कियों से कही होगी। तुम्हारा असली रूप को अगर मैं नहीं जानती तो शायद तुम्हारी इन बकवास बातों पर मैं विश्वास कर लेती, लेकिन अब ये नामुमकिन है। सृष्टि कश्यप बेवकूफ़ नहीं बनेगी। सृष्टि मन ही मन अपने आप से कहकर मुस्कुरा रही थी, वही आर्यन उसके कमर को और भी कसकर पकड़ता जा रहा था। सृष्टि की खूबसूरती देखकर उसकी नीयत हमेशा से ही बिगड़ी रहती थी। वो बस एक बार सृष्टि के साथ हम बिस्तर होना चाहता था और उसी के इंतजार में वो पागल हुए जा रहा था। सृष्टि और आर्यन इस बात से अनजान है कि किसी की नज़र लगातार उन दोनों के चेहरे पर बनी हुई है, और यह नज़र किसी और की नहीं बल्कि प्रलय सिंह रायजादा की थी, जो वहां पर इस पार्टी में सिर्फ सृष्टि के लिए आया था। सृष्टि को आर्यन के साथ देखकर उसकी नज़रें एक पल के लिए भी उन दोनों के ऊपर से नहीं हटी। वो रिश्ते की कमर पर आर्यन के हाथों को भी देख रहा था। उसने अपने हाथ में कपड़े हुए वाइन के गिलास को अपने फोटो से लगाया और एक ही घूंट में सारी वाइन खत्म कर ली। उसने नज़रें लगातार सृष्टि और आर्यन को देख रही थी। कोई नहीं सोच सकता था कि उसके दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है, मगर उसके दिमाग में जो कुछ भी चल रहा था बेहद खतरनाक था। उसका चेहरा इस वक्त बिल्कुल भावहीन था। प्रलय अभी सृष्टि और आर्यन को देख रहा था, तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर थपथपाकर कहा, आप यहाँ पर हैं मिस्टर प्रलय? मैं कब से आपका ही इंतजार कर रहा था, आप आए और हमसे मिलना भी जरूरी नहीं समझा। प्रलय यह आवाज़ सुनकर जैसे ही पेलता है तो उसके सामने राजवर्धन जी मुस्कुराते हुए उसे देखने लगते हैं। राजवर्धन जी अपने किसी दूसरे फ्रेंड के साथ प्रलय के पास आए थे। प्रलय राजवर्धन जी को देखकर मुस्कुराते हुए उनसे कहता है, अंकल आप मेरे साथ फॉर्मेलिटी कर रहे हैं? आपकी डैड से और दादाजी के साथ इतनी अच्छी बॉन्डिंग है, भले ही बिजनेस वर्ल्ड में हम आपस में कंपीटिटर है, लेकिन फिर भी फैमिली भी कोई चीज़ होती है। राजवर्धन जी मुस्कुराते हुए बोलते हैं, ये तो सही बात है, लेकिन तुम हमेशा अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखते हो, और यहाँ पर एक प्रोफेशनल पार्टी चल रही है तो मुझे लगा कि तुम हमेशा की तरह द ग्रेट प्रलय सिंह रायजादा बनकर ही मुझसे मिलने वाले हो। उनकी बात सुनकर पहले मुस्कुराते हुए बोला, अगर आप अभी रिटायर नहीं हुए होते तो शायद, लेकिन अब तो आपने अपना नया वारिस चुन लिया है, तो अब मैं आपके साथ फैमिली पसंद बनकर ही रहूँगा। राजवर्धन जी प्रलय की बातें सुनकर मुस्कुरा देते हैं। पहले राजवर्धन जी से बात नहीं कर रहा था, लेकिन सामने लगे आईने में उसकी नज़रें सृष्टि और आर्यन को ही देख रही थी। आर्यन सृष्टि के साथ बेहद क्लोज होने की कोशिश कर रहा था और सृष्टि आज बहुत खूबसूरत लग रही थी, आर्यन की नियत ना चाहते हुए भी फिसल रही थी। सृष्टि में जब आर्यन के गंदे से स्पर्श को अपने ऊपर महसूस किया तो एक पल के लिए उसके चेहरे पर गुस्सा आ जाता है, लेकिन फिर उसने अपने आप को कंट्रोल करते हुए आर्यन के कपड़ों पर वाइन गिरा दे, जिस पर आर्यन एकदम हड़बड़ाकर उससे दूर हट गया। आर्यन अपने कपड़ों की तरफ देखने लगा। आज उसने बहुत ही कॉस्टली कपड़े पहने हुए थे। उसने जैसे ही अपने कपड़ों पर देखा तो उसका सफ़ेद को और सफ़ेद पेंट वाइन की वजह से खराब हो गए थे। सृष्टि ने अपने होठों पर अपनी हथेली रख ली। सॉरी आर्यन, मैंने गलती से, मतलब मैं जान खुद पर नहीं किया, चलो भाई के रूम में चलते हैं, चेंज कर लेना, सृष्टि ने आर्यन की तरफ देखते हुए कहा। आर्यन को बेहद गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी उसने मुस्कुराते हुए सृष्टि को देखकर कहा, कोई बात नहीं मेरी जान, ये तो होता रहता है। अब तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो, मैं तुम्हें कुछ बोल भी नहीं सकता।
सृष्टि मायूस होने का दिखावा करने लगी लेकिन उसके मन के अंदर आर्यन को लेकर बेहद नफरत भरी हुई थी। वो मन ही मन बोली, तुमने मुझे छुआ है और तुम्हारे छूने से मुझे नफरत होती है, कमी आदमी। तुम्हारे ऊपर इस वक्त मैंने सिर्फ वाइन डाली है, अगर मेरे बस में होता तो तुम्हारे ऊपर तेजाब फेंक देती। सृष्टि आर्यन की तरफ देखते हुए कुछ बोलने वाली होती है लेकिन तभी नीचे राजवर्धन की सृष्टि को अपनी तरफ बुलाते हुए कहते हैं, बेटा सृष्टि यहाँ पर आओ। उद्धरण चिन्ह। सृष्टि नीचे की तरफ देखती है। प्रलय अपना चेहरा राजवर्धन जी की तरफ करके खड़ा था इसलिए सृष्टि उसे नहीं देख पाती लेकिन प्रलय सृष्टि को सामने लगे आईने में देख लेता है और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। उसने वाइन का दूसरा गिलास लिया और उसे भी अपने होंठों से लगाकर वाइन पीने लगा। राजवर्धन जी की तरफ देखकर उसने अपनी गर्दन हिलाई और फिर आर्यन के पास आकर उसे बिना कुछ कहे हल्का सा धक्का मारती है जिसकी वजह से आर्यन पीछे से गुजर रही एक लड़की से टकरा जाता है और गलती से आर्यन की घड़ी उस लड़की ड्रेस से अटक जाती है, जिस पर लड़की की कपड़े का एक धागा उसकी घड़ी में अटक जाता है। लड़की को देखकर आर्यन की नीयत फिसल गई क्योंकि लड़की ने बहुत फैंसी कपड़े पहने हुए थे। उसने ऑफ शोल्डर कपड़े पहने हुए थे जिसमें से उसका कॉलर बोन दिखाई दे रहा था। आर्यन की नज़र एकदम ही उसके ऊपर चली जाती है। लड़की आर्यन को देखते हुए कहती है, एक्सक्यूज़ मी प्लीज़, दूर हटो मुझसे। आर्यन अपने आप को संभालते हुए अपनी गर्दन हिलाकर, सॉरी मुझसे गलती हो गई। उद्धरण चिन्ह। कोई बात नहीं होता है। लड़की यह कहते हुए जाने लगती है और आर्यन अपने बालों पर अपना हाथ फेरने लगता है। तभी उस लड़की की ड्रेस का धागा जो आर्यन की घड़ी में अटका हुआ था उधने लगता है। कुछ दूर जाने के बाद ही लड़की को एहसास होता है कि उसके कपड़े से धागा निकल रहा है। वो पलटकर आर्यन की तरफ देखती है जो कि उसे ही देख रहा था। लड़की ने आर्यन के हाथों की तरफ देखा, ड्रेस का धागा अटका हुआ था। आर्यन का ध्यान अभी तक लड़की के ऊपर नहीं गया था जबकि लड़की गुस्से से आर्यन को देख रही थी। लड़की अपने कपड़ों को पकड़ते हुए आर्यन के पास आती है और गुस्से से उसके गाल पर थप्पड़ मारते हुए उसकी घड़ी से अपना धागा खींचकर निकाल लेती है। आर्यन के गाल पर लड़की ने बहुत कसकर थप्पड़ मारा था जिसकी वजह से आर्यन के गाल पर उसकी उंगलियां छप गई थी। वहां पर कुछ और मेहमान भी खड़े हुए थे। उन्होंने जब ये देखा तो आर्यन और उस लड़की को देखने लगते हैं। आर्यन ने लड़की को हैरानी से देखा। तभी लड़की गुस्से से आर्यन की तरफ देखते हुए बोली, इतनी बड़ी पार्टी में आए हो, तुम्हें एंट्री किसने दे दी यहाँ पर आने की? तुम्हें क्या लगा तुम ये सब करोगे और किसी को पता नहीं चलेगा, रास्कल। उद्धरण चिन्ह। लड़की आर्यन को गालियां देते हुए तेजी से मेंशन से बाहर निकल जाती है। नीचे खड़े सृष्टि और बाकी सभी भी एक बार के लिए लड़की की तरफ देखने लगते हैं लेकिन किसी को नहीं पता था कि ऊपर क्या हो रहा है। राजवर्धन जी ने अपने गार्ड्स को सब कुछ ठीक करने का इशारा किया। सृष्टि अभी ऊपर की तरफ देख रही थी तभी प्रलय भी सृष्टि के चेहरे की तरफ अपनी नजरें कर देता है। सृष्टि का ध्यान उसकी तरफ नहीं था। प्रलय और सृष्टि एक दूसरे के अगल बगल ही खड़े थे। प्रलय सृष्टि के कान के पास आकर धीमी आवाज में बोला, लगता है तुम और तुम्हारा मंगेतर एक कैटेगरी के हो। सृष्टि प्रलय की धीमी सी आवाज सुनकर ही एकदम आंखें खोलकर उसकी तरफ देखती है। सृष्टि प्रलय को अपने सामने देखकर एकदम शॉक्ड रह जाती है जबकि प्रलय सृष्टि को देखकर मुस्कुरा देता है। कहानी जारी है। आखिर क्या करेगा प्रलय सृष्टि के साथ? क्या राजवर्धन जी को प्रलय सब कुछ बता देगा जो भी होटल रूम में हुआ था? क्या प्रलय सृष्टि को राजवर्धन जी की नज़रों में गिरने के लिए पार्टी में आया है या फिर उसका कोई और मकसद है? चैप्टर 10, प्रलय का सृष्टि के साथ डांस। उद्धरण चिन्ह। अब आगे। कश्यप विला। प्रलय को अपने सामने देखकर सृष्टि के चेहरे की रंगत बदल जाती है पर उसने अपने आप को संभाल लिया और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ प्रलय को देखने लगी। वही प्रलय भी सृष्टि को देखकर तिरछा स्माइल कर देता है। राजवर्धन जी ने ऊपर फ्लो की तरफ देखा और सभी को वापस पार्टी एंजॉय करने को कहा। उन्हें आर्यन तो वैसे भी पसंद नहीं था और इस वक्त उन्हें आर्यन की इस हरकत का बहुत बुरा भी लग रहा था पर वो पार्टी खराब नहीं करना चाहते थे इसलिए शांत रहने में ही समझदारी समझते हैं। राजवर्धन जी ने सृष्टि की तरफ देखते हुए प्रलय से कहा, सॉरी प्रलय बेटा, ये सब होता रहता है, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। प्रलय ने सृष्टि को एक नज़र देखा और राजवर्धन जी की तरफ देखकर मुस्कुराकर बोला, यस अंकल, मैं समझ रहा हूँ, बड़ी बड़ी पार्टीज में छोटी हरकतें हो ही जाती है।
राजवर्धन जी ने हल्का सा मुस्कुराकर प्रलय को देखा। वही सृष्टि उन दोनों को इतना कंफर्टेबल देखकर हैरान हो रही थी। उसे अपनी पिछली जिंदगी में प्रलय का राजवर्धन जी से कोई रिश्ता है इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। यहाँ तक कि प्रलय के बारे में कभी राजवर्धन जी ने जिक्र भी नहीं किया था। मगर आज राजवर्धन जी को प्रलय से इतने प्यार से बात करते हुए देखकर सृष्टि को बहुत हैरानी हो रही थी। वो कुछ समझ नहीं पा रही थी कि आखिर यह क्या हो रहा है। तभी राजवर्धन जी ने सृष्टि से कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा मैं तुम्हें इनसे मिलना चाहता हूँ। ये है प्रलय है, नाम तो सुना ही होगा, रायजादा इंडस्ट्री का, उसी के मालिक है प्रलय सिंह रायजादा। उद्धरण चिन्ह। सृष्टि ने प्रलय को देखकर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। प्रलय ने सृष्टि के हाथ की तरफ देखा और मन ही मन बोला, इतना कॉन्फिडेंस आई लाइक, वैसे अपने चेहरे की एक्सप्रेशन छुपाने में तुम काफ़ी माहिर हो सृष्टि कश्यप। उद्धरण चिन्ह। ये बोलते हुए पहले के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ जाती है। उसने सृष्टि की तरफ देखते हुए उसके हाथ से अपना हाथ मिला लिया। तभी राजवर्धन जी प्रलय को सृष्टि से इंट्रोड्यूस करवाते हुए बोले, प्रलय बेटा यह मेरी बेटी है, हम सृष्टि कश्यप, अब यही तो आपकी वारिस भी है, इनको कौन नहीं जानेगा। आज हर जगह उनकी ही बातें हो रही है अंकल, प्रलय ने सृष्टि का हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा। सृष्टि के हाथ में दर्द होता है, उसने अपनी आंखों को कसकर बंद कर दिया, लेकिन उसने अगले ही पल प्रलय के हाथ से अपना हाथ छुड़ा लिया। राजवर्धन जी ने सृष्टि के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, हाँ मेरी बेटी बहुत काबिल है, मुझे इस पर पूरा भरोसा है कि यह मेरी कंपनी को ऊंचाइयों पर लेकर जाएगी। सृष्टि ने मुस्कुराते हुए राजवर्धन जी की तरफ देखकर कहा, डैडी आपकी कंपनी तो पहले ही ऊंचाइयों पर है, मुझे तो बस इसकी कमान संभालनी है और आपका आशीर्वाद रहा तो मैं बहुत अच्छे से यह काम करूंगी। राजवर्धन जी मुस्कुराते हुए अपनी बेटी को गले से लगा लेते हैं। राजवर्धन जी ने सृष्टि से कहा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और तुम्हारी मदद करने के लिए तो अब प्रलय भी है। प्रलय ने अपनी कंपनी को संभाला है, तुम भी उसी तरह संभालना। और एक बात, कश्यप इंडस्ट्री अब रायजादा इंडस्ट्री के साथ मीटिंग करने वाली है, तो तुम दोनों को एक साथ काम करने का मौका मिलेगा। राजवर्धन जी की बातें सुनकर सृष्टि मन ही मन बोल रही थी, मैं इनके साथ कभी काम नहीं करना चाहती, वैसे भी सब कहते हैं कि यह बहुत खतरनाक आदमी है, अगर इन्होंने उस दिन की बात को अभी तक याद रखा और कुछ गलत करना चाहा तो मैं क्या करूंगी। सृष्टि अपने मन में ये सब सो रही थी कि तभी प्रलय उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए बोला, ये बिजनेस तो होता रहेगा, लेकिन आज की पार्टी आपके नाम है, तो क्या सृष्टि आप मेरे साथ डांस करना पसंद करोगी। प्रलय की यह आवाज़ जैसे ही सृष्टि के कानों में आती है तो एकदम से सृष्टि होश में आती है। उसने प्रलय हाथ की तरफ देखा। राजवर्धन जी मुस्कुराते हुए सृष्टि की तरफ देखते हैं, वही सृष्टि नर्वस होकर राजवर्धन जी की तरफ देख रही थी। राजवर्धन जी ने सृष्टि को डांस करने का इशारा किया तो सृष्टि अपनी गर्दन हिला देती है। प्रलय सृष्टि का हाथ किसी प्रिंसेस की तरह पकड़कर उसे अपने होठों के पास लेकर आता है और उसे किस करने वाला होता है, लेकिन तभी सृष्टि अपना हाथ पीछे कर लेती है। ये देखकर प्रलय के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। उसने सृष्टि की तरफ देखा और फिर वापस उसके हाथ को पकड़कर उसे बीच केंद्र में लेकर आता है। तभी बाकी सारी लाइट्स ऑफ हो जाती है और केंद्र में ब्लू कलर की रोशनी पड़ने लगती है। सभी का ध्यान उन दोनों की ओर आ जाता है। प्रलय ने सृष्टि की आंखों में देखा, फिर सृष्टि की कमर पर अपना हाथ रखते हुए सृष्टि का एक हाथ अपने कंधे पर रख देता है और दूसरे हाथ को अपनी हथेली में कसकर पकड़ लेता है। सृष्टि को बहुत घबराहट हो रही थी, उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन फिर भी सृष्टि अपने आप को बेबाक दिखाने की कोशिश कर रही थी। सृष्टि जानती थी कि बिजनेस वर्ल्ड में कभी भी किसी से भी सामना हो सकता है और अब उसने इस दुनिया में कदम रख लिया था। उसे हर कदम पर सावधान रहने की जरूरत थी। सृष्टि प्रलय की आंखों में देख रही थी और प्रलय सृष्टि के चेहरे को देख रहा था। उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कुराहट बनी हुई थी, लेकिन उसकी यह मुस्कुराहट सृष्टि को काफ़ी बेचैन कर रही थी। सृष्टि की जगह अगर कोई और लड़की होती तो प्रलय को देखकर उसके पीछे पागल हो जाती है, लेकिन सृष्टि को आर्यन से सच्ची मोहब्बत थी, मगर अब उसे मोहब्बत पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं रह गया था। जबकि प्रलय सृष्टि की इन सच्चाइयों से परिचित नहीं था। उसके लिए सृष्टि एक ऐसी लड़की थी जो दुनिया के सामने अच्छी बनने का नाटक करती है और आपका वक्त उसके जैसे लड़कों के साथ रंगलियां मनाती है।
राजवर्धन जी सृष्टि और प्रलय को एक साथ देखकर अपने मन में बोलते हैं, बेटा सृष्टि तुमने अपना जीवन साथी चुन लिया है, वरना मैं तो तुम्हारी शादी प्रलय से ही करवाता। मुझे प्रलय में नए जाने क्यों अपनी छवि दिखाई देती है। ये लड़का जिसे अपना मानता है उसके लिए अपनी जान भी दे सकता है, अपने परिवार पर जान छिड़कता है, लेकिन इसको लेकर काफ़ी सारी अफवाहें हैं। मुझे नहीं पता कि क्या सच है क्या नहीं, पर तुम दोनों को साथ में देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। राजवर्धन जी यह कहते हुए वहां से दूसरी तरफ चले जाते हैं क्योंकि उनको किसी का कॉल आ जाता है। वही प्रलय सृष्टि को कमर से पकड़कर अपने करीब खींच लेता है। सृष्टि ने इस वक्त हाई हील्स पहनी हुई थी जिसकी वजह से उसका पैर लड़खड़ा जाता है, लेकिन सृष्टि ने अपने आप को अच्छे से संभाल लिया और प्रलय की आंखों में देखने लगी। प्रलय सृष्टि के चेहरे को देखकर उसमें खोता जा रहा था। सृष्टि वाकई बहुत खूबसूरत लग रही थी। सृष्टि के प्यारे पतले मुलायम होता जो किसी गुलाब की पंखुड़ियों की तरह लग रहे थे। प्रलय लेना चाहते हुए भी सृष्टि के होठों की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। आज तक किसी लड़की में इतनी हिम्मत नहीं थी कि प्रलय को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाए, जबकि लड़कियां खुद प्रलय की तरफ अट्रैक्ट होती थी। मगर सृष्टि पहली ऐसी लड़की थी जिसे देखकर प्रलय उसके पीछे उसके घर तक आ गया था। ये प्रलय ने सृष्टि से बदला लेने के लिए किया था या फिर उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था, ये तो सिर्फ वही जानता था। तभी वहां पर गाना चलने लगता है, तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई, इश्क मजहब इश्क मेरी जात बन गई, दिन है मेरी चाहतों के, दिन है मेरी चाहतों के, दिन है सोना और चांदी रात बन गई। उद्धरण चिन्ह। प्रलय सृष्टि को अपनी तरफ खींचकर उसे पीछे से पकड़ लेता है और उसके साथ रोमांटिक डांस करने लगता है। दोनों इस वक्त कपल लग रहे थे और सभी कपल उन दोनों को ही देख रहे थे, यहाँ तक कि मीडिया वाले कुछ लोग भी सृष्टि और प्रलय की फोटोज ले रहे थे। गाने की अगली लाइन पर प्रलय ने सृष्टि को अपने करीब करते हुए उसके गालों पर अपनी उंगलियां फेरी और अपनी उंगलियों को उसकी गर्दन से नीचे की तरफ लाने लगा। प्रलय के ऐसा करने पर सृष्टि के शरीर के रोंगटे खड़े होने लगते हैं। सृष्टि इस वक्त अपने पूरे शरीर में एक अजीब सी हलचल महसूस कर रही थी जो उसे प्रलय के छूने से महसूस हो रही थी। सृष्टि को मदहोश करने के लिए प्रलय उसके साथ काफ़ी रोमांटिक डांस कर रहा था, यहाँ तक कि डांस करते हुए प्रलय ने सृष्टि के कंधे पर भी अपने होंठ रख दिए थे। जब सृष्टि प्रलय के साथ डांस करते हुए अजीब सा महसूस करने लगती है और सभी की नज़रें अपने ऊपर महसूस करती है तो पहले से दूर जाने लगती है, लेकिन तभी उसकी कलाई पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। प्रलय सृष्टि के चेहरे को अपलक निहारने लगता है। प्रलय ने सृष्टि के चेहरे पर हाथ करते हुए उसके बालों को कान के पीछे कर दिया और सृष्टि की गौरी पीठ पर अपने हाथ चलाने लगा। सृष्टि का सीना जोरों से ऊपर नीचे होने लगता है और सृष्टि की सांस जोर जोर से चलने लगती है। उसका दिल दुगनी रफ्तार से धड़कने लगता है। वही जो लड़कियां उन दोनों को इस तरह डांस करते हुए देख रही थी उनको सृष्टि पर बहुत गुस्सा आ रहा था। प्रलय सिंह राय ज़्यादा लड़कियों का क्रश था और हर लड़की चाहती थी उसके साथ एक बार अपनी रात गुजारना। तभी प्रलय ने उसकी कमर से पकड़कर उसे अपने सीने से लगा लिया और सृष्टि की गर्दन से उसके बाल आगे की तरफ करते हुए उसकी गर्दन पर अपने होंठ रखकर धीमे से बोला, अधूरा काम रह गया था, वही पूरा करने आया हूँ। रात का हिसाब करना है मुझे। मैं हाथ में आई हुई चीज़ों को आसानी से नहीं छोड़ता, खासकर उनको तो बिल्कुल नहीं छोड़ता जो कि मेरे बिस्तर पर आ जाए। उद्धरण चिन्ह। सृष्टि जैसे ही प्रलय की यह बात सुनती है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। वही प्रलय सृष्टि के कंधे पर अपने होंठ रगड़ देता है। क्या सृष्टि प्रलय नाम की नई मुसीबत से बच पाएगी? प्रलय सृष्टि का उसके बदले में साथ देगा या फिर सृष्टि का नया दुश्मन बन जाएगा? उद्धरण चिन्ह। दोस्तों ढेर सारे कमेंट कीजिए, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर लिसनिंग नेक्स्ट चैप्टर्स ऑफ रिटर्न ऑफ द सेओ क्वीन।